डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। ये खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूँ रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे हाफिज़ नजमुल साकिब, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। ख़वातीनो हजरात, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरा, कल का भी और आने वाले दिन भी अच्छे आपके गुजरें, क्योंकि हफ्ते का आगाज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके साथ साथ सुबह का आगाज़ बड़ा ज़रूरी होता है। तो जब भी आप सुबह उठते हैं कोशिश करें कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करें और एक अच्छे से जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलकर, अगर आप ऑफिस पहुंचते हैं तो एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से सलाम करें। आपका मूड जितना मर्जी ऑफ हो, अगर आप अच्छे तरीके से स्माइल करके सलाम कर लेंगे तो यकीनी तौर पर जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है ना, उसमें आपका दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। और जाते जाते अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे जाएंगे तो मेरे हाल से उसका दिन मजीद बेहतरीन हो जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अच्छी शर्ट पहनी हुई है तो आप बोलते हैं कि शर्ट का कलर अच्छा है, किसी ने अच्छा जूता पहना है तो उसको अप्रिशिएट कर दें, कोई अच्छे मूड में है तो आप उसको अप्रिशिएट कर दें। नहीं, आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, मुझे पता है। और इस तरीके से जो अप्रिसिएशन होती है उससे पूरा दिन जो है वो आपका बहुत बेहतरीन और खूबसूरत गुजरता है। सो प्रोग्राम के हाइलाइट्स की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज हमारे साथ हैं और सबसे पहले हम लोग आज बच्चों के कौम के मामार जो है हमारे आने वाली जनरेशन, उनके ऊपर काम करने के लिए एक शख्स कोशा है और उन्होंने पपेट शो तैयार किया है। वो कोई आम नहीं है, पाकिस्तान के एक सुपरस्टार हैं, पाकिस्तान के एक बहुत ही बाकमाल सिंगर हैं और उनके वालिद करामी का भी बहुत बड़ा नाम है। मैं बात कर रहा हूँ बिलाल मकसूद की। तो बिलाल मकसूद ने एक पपेट शो पक्के दोस्त के नाम से बनाया है। आज बिलाल मकसूद हमारे साथ मौजूद होंगे और उनका ये विजन क्या है कि बच्चे किस तरीके से एजुकेशन हासिल करें और वो तंज़ो मज़ाह में जो एक सिलसिला होता है उसको ये आगे बढ़ाने का इन्होंने कोशिश की है और आगे ये कर रहे हैं पक्के दोस्त के थ्रू। बिल्कुल बेहतरीन। और इसी तरीके से अगर इस चीज़ की बात हो रही है कि हम किस तरीके से पॉजिटिविटी लेके आए, किस तरीके से हम चेंज लेके आए, तो पिछले दिनों हम देख रहे थे कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट हो रहे थे। और क्लाइमेट चेंज का बेहतरीन सोल्यूशन क्या है कि आप फॉरेस्ट के ऊपर फोकस करें और जितनी ज़्यादा आप प्लांटेशन करेंगे वो ज़्यादा बेहतरीन सोल्यूशन होगा। तो फॉरेस्ट जो है वो बेस्ट सोल्यूशन होते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, और स्पेशली वो प्रॉब्लम जब क्लाइमेट चेंज की वजह से होगी। तो उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी आज डॉक्टर रुखसाना तारिक, जो कि PhD हैं फॉरेस्ट्री एंड रेंज मैनेजमेंट। डेफिनेटली। और फिर साथ साथ मौसम तब्दील हो रहा है, जब मौसम तब्दील होता है तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वहीं पर जब हम लोग मॉडर्न ट्रेंड्स की बात करते हैं तो फैशन भी साथ साथ ही चलता रहता है। अब सर्दियां इन होती जा रही हैं और उन्हीं सर्दियों को आगे सिलसिला कैसे चलेगा, ठीक है, तो ये जो है हम बात करेंगे। ये फोटोग्राफ्स आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल मेरी टीम को नहीं पता था, लेकिन ये डिज़ाइनर जो हमारे साथ आ रहे हैं, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेट डिज़ाइनर मोहम्मद ज़िशान, हम इनसे बात करेंगे फैशन ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं मर्दों से रिलेटेड खास। बिल्कुल ऐसे वैसे ये बड़ा अहम टॉपिक है क्योंकि मेरे ख्याल से मर्दों को बहुत टाइम पे ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि बड़े बेसिक से कलर्स हैं, उसमें किस तरीके से वेरिएशन लाई जाए, किस तरीके से चेंज लाया जाए। तो इट्स अ गुड टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और अगला टॉपिक जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर हम एथलीट्स से पूछते हैं कि किस तरीके से वो अपनी फिटनेस को मेंटेन करते हैं, किस तरीके से वो अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं और किस तरीके से वो अपनी पीक परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे फिजियो फिटनेस ट्रेनर अली रज़ा और देखेंगे कि किस तरीके से वो गाइड करते हैं हमें एक परफेक्ट फिटनेस प्लान की तरफ। डेफिनेटली। तो ये थी आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले वही खबर जिन्होंने सबके दिल तोड़ दिए पाकिस्तान में, और वह है पाकिस्तान और भारत का मैच। और 228 रन से हम लोग हार गए हैं। सुपर 4 का मरहला चल रहा था। कोलंबो में ये मैच था जो बारिश की वजह से परसों मुलतवी हो गया और कल दोबारा से इस मैच को जब शुरू किया गया तो पाकिस्तान ने परसों के मौसम से रिलेटेड टॉस जीता और फिर पहले फील्डिंग का फैसला किया। अब कल का मौसम कुछ और था, परसों का कुछ और था, लेकिन कल जब वो बैटिंग पे आए तो फिर उनकी बैटिंग लाइन शुरू हो गई। लेकिन देखिए वो तो हम कहते हैं ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, तो अपनी टीम है उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। हमारे 2 प्लेयर्स ग्रीन शर्ट्स में, बिल्कुल हाँ, 2 प्लेयर्स हमारे अनफिट भी थे और नसीम शाह और हारिस रऊफ खेले भी नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स अगर वो खेलते तो शायद कुछ ना कुछ इनपुट जो है वो दे सकते थे। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो नसीम शाह के छक्के और चौकों ने हमें बचा लिया था। तो ऑफ कोर्स हर प्लेयर की इनपुट जो है वो जरूरी होती है। लेकिन ये तमाम तर मैचेस आप लोग PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकते हैं और दिल बर्दाश्त ना हो, आगे अभी बहुत सारे मैचेस पड़े हैं। सुपर 4 में है हम लोग मौजूद हैं, क्या पता आगे करते करते फाइनल में दोबारा पाक भारत टाकरा हो। और अगर पाक भारत टाकरा ना भी हो तो अच्छे की उम्मीद है कि पाकिस्तान तो चले आगे चल रहा है ना, बढ़ रहा है ना, एक मैच से क्या होता है, लेकिन यही वाला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो चलें आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। हम अपने तमाम तर आपकी विशेष जुड़ी होती है, तमाम तर आपकी ख्वाहिशात जुड़ी होती हैं कि पाक भारत मैच जो है उसमें पाकिस्तान को नहीं हारना चाहिए, लेकिन इट्स ओके, होता है, खेल है, चलता है, तो कोई इतनी बड़ी बात, सही बात है। तो ये मैच से रिलेटेड है। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन 2-3 हवालों से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे पाकिस्तान के एक मुमताज़ अदीब का,
एक ऐसे सहाफ़ी का, एक ऐसी शख्सियत का जो शायर भी थे, जो नसर निगार भी थे, जो अदीब भी थे, जिन्होंने एज ए सोशल साइंटिस्ट आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा और आवाम के लिए शायरी की। मैं बात कर रहा हूँ जी पाकिस्तान के एक बहुत ही पुरानी शख्सियत, तारीख़ में बहुत ही सामने सामने उनका नाम मिलता है, और उर्दू के जो है ना वो कहते हैं कि बेताज बादशाह, हाँ, उसमें भी उनका शुमार होता है। मैं बात कर रहा हूँ जी रईस अमरोही साहब की। आज उनका 109वां योम पैदाइश है और उनके चाहने वाले उनका योम पैदाइश मना रहे हैं। लेकिन रईस अमरोही के बहुत सारे नावल्स, बहुत सारी तसानीफ़ हमारे सामने हैं, उस पर एक डिटेल पैकेज है हमारे पास, वो मुलाहिज़ा करें। बड़े सगीर के बुलंद पाया शायर और मुमताज़ सहाफ़ी रईस अमरोही, जिनका ख़ानदानी नाम सैयद मोहम्मद मेहदी था, आप सैयद मोहम्मद तकी और जॉन एलिया के बड़े भाई थे। रईस अमरोही 12 सितंबर 1914 को भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा के इल्मी और अदबी घराने में पैदा हुए। तक़सीम हिंद के बाद 19 अक्टूबर 1947 को हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और कराची में सुकूनत इख्तियार की। वो 1936 में सहाफ़त से वाबस्ता हुए। इब्तिदा में अमरोहा के अखबारात, किरतास और मुखबर आलम की इदारत की। बाद अज़ां रोजनामा जिद्दत के मुदीर आला रहे। सहाफती कालम के अलावा आपके कसायद, नोहे और मसनवियाँ उर्दू अदब का बेशबहा खजाना है। नस्र में आपने नफ्सियात और फ़लसफ़ा हरवानियत को मौज़ूअ सुखन बनाया। रईस अमरोही दौरे हाजिर के मुमताज़ शोरा में से थे। वो तमाम असनाफ़ सुखन में क़ादिरुल कलाम थे। गज़ल हो या नज़्म, क़तात हो या रुबाइयात, अदब और फ़लसफ़ा हो या तसव्वुफ़, संजीदा मज़ामीन हो या तंज़ो मिज़ाह, वो हर मैदान के मर्द मैदान थे। रईस अमरोही की यहाँ इल्म और अदब में जहाँ हिकमत और फ़लसफ़े की चाशनी है, वहीं पर तज़ब्ज़ुब और तशकीक की मिलावट भी पाई जाती है। रईस अमरोही की तसानीफ़ में मसनवी लाला और सहरा, पसे गुब्बार, हिकायत, अना मिनल हुसैन, मलबूस लिबास बहार और आसार शामिल हैं। जबकि नसरी तसानीफ़ में अजायब नफ्स, ले सांस भी आहिस्ता, आलम बरज़ख और अच्छे मिर्ज़ा शामिल हैं, जो उर्दू अदब में मुस्तनद हैसियत के हामिल हैं। 22 सितंबर 1988 को रईस अमरोही 74 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। ताहम उर्दू अदब में अपने काबिल कदर काम की वजह से उन्हें तादेर याद रखा जाएगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बिल्कुल ऐसे ही एक ऐसी शख्सियात को पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इनकी खिदमत जो है पाकिस्तान के लिए हमेशा कायम रहेंगी और आने वाली नस्लों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर का महीना चल रहा है, तो क्यों ना हम 1965 के जो शोहदा हैं उनको भी याद रखें और साथ साथ जो है उनकी डिटेल्स भी शेयर करते रहें कि किस दिन क्या चीज़ हुई थी। तो आज 12 सितंबर जो है उस हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि आज 58वां योम शहादत मनाया जा रहा है वतन अजीज़ के बहादुर सपूत मेजर अजीज़ भट्टी का। जी, तो मेजर अजीज़ भट्टी एक वन ऑफ द ग्रेट सोल्जर ऑफ पाकिस्तान, और बचपन में हमारा जो बचपन गुजरा, बहुत सारी फिल्म्स बनाई गई ISPR की तरफ से भी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप ऑफ द लाइन थी वो हमारे पास मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर की है। और वो खूबसूरत सी जो डॉक्यूमेंट्री है या उनकी मज़ीद तफसीलात जो हैं वो आपको बता रहे हैं ताहिर जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। फौज के बहादुर बेटों की शुजात और बहादुरी की लाजवाल दास्तानें रोजे रोशन की तरह आया है। ऐसे ही एक निडर और बहादुर हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद हैं, जिन्होंने जंग सितंबर में दिफाए वतन की खातिर जान की कुर्बानी दी। राजा अजीज भट्टी शहीद 1928 में हांगकांग में पैदा हुए। 1948 में पाक फौज में कमीशन लिया और दौरान तरबियत बेहतरीन कैडेट का एजाज हासिल किया। 6 सितंबर को ताकत के नशे में धुत बुज़दिल दुश्मन ने वतन अजीज की जानिब मैली आंख से देखा तो इस शेर जवान ने लाहौर के बरकी सेक्टर में BRB नहर पर दिफा की जिम्मेदारी संभाली। वो बतौर कंपनी कमांडर अगले मोर्चों पर रहे और दुश्मन को 1 इंच भी आगे न आने दिया। इतनी जवानमर्दी के साथ मेजर राजा अजीज भट्टी ने दुश्मन का मुकाबला किया और दुश्मन को जो है ना वो पस कदमी पर करने पे मजबूर किया, और इस तरह पाकिस्तान 1965 की जंग को जीत गया और हमेशा हमेशा के लिए दुश्मन के जो नजायम थे वो खाक में मिला दिए। 6 सितंबर से 12 सितंबर तक मेजर अजीज भट्टी शहीद और उनकी कंपनी ने दुश्मन के कई हमलों को नाकाम बनाया। 12 सितंबर को दुश्मन के टैंक का गोला उन्हें बाएं शाने पर लगा, जिससे वो शदीद जख्मी हुए और वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। मेजर राजा अजीज भट्टी को उनकी बहादुरी के सिले में पाक फौज का सबसे आला एजाज निशान हैदर अता किया गया। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और मेजर शबीर शरीफ शहीद के मामू थे, जबकि उनके बेटे ने भी मुल्की सरहदों का दिफा किया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जी, तो यकीनी तौर पर जंग सितंबर के बहुत सारे हीरोज़ हैं। पाक अफवाज से जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, और हर एक की कुर्बानी लाजवाल है। काबिल तहसीन है उन तमाम हीरोज़ का काम, और आज भी हमारी पाक फ़ौज मौजूद है तमाम ही पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए। उम्मीद सिर्फ यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री ये तमाम लोग एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर चलें ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके, क्योंकि दो बहुत ही अहम जुज़ हैं। आगे बढ़ेंगे
और अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ शामिल करेंगे। आपको हमने कुछ अर्से पहले भी ये खबर दी थी कि किसी की गुड़िया गुम हो जाती है एयरपोर्ट पर, किसी का कुछ गुम हो जाता है और कई लोगों के बैग नहीं मिलते, कई लोगों का सामान गुम हो जाता है। उसी तरीके से एक और हमारे पास खबर है कि दुनिया के मसरूफ़ तरीन इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट है अटलांटा का, हार्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको कहा जाता है। वहाँ पर एक मुसाफिर का पालतू कुत्ता गुम गया था, वो हमने आपको पहले बताया था, याद होगा आपको। तो उनको वहाँ पर ही कुत्ता अब उनका गुम गया, मिल नहीं रहा था, उनको वापस जाना पड़ा था और वीज़ा प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स थी आई गेस। सो अब फाइनली 3 हफ्तों की मेहनत के बाद कार्गो सेंटर से ये कुत्ता जो है ना वो मिल गया है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि उन तक ये कुत्ता, ये आप लोग मनासिर देख रहे हैं कि उनको वापस मिल गया है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। तो वापसी का सफ़र जो है वो हमने आपको बता दिया और हमने पहले अपडेट दी थी कि किस तरीके से कुत्ता गुमा और उसके बाद किस तरीके से वापस मिला। तो दोनों खबरें हमने आपको शेयर कर दी और अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की दुनिया की तरफ बढ़ेंगे। और आपको पता है कि आईफोन जो है वो हर कुछ अरसे बाद उसका नया मॉडल आता है और उसके बाद एक धूम मच जाती है कि आईफोन की नई जो है वो मॉडल आ चुका है। उसके हवाले से भी बताएंगे कि हर नया मॉडल जो होता है बिल्कुल, तो अपनी किडनीज जो है वो तैयार रखें क्योंकि आईफोन 15 आने वाला है और आईफोन 15 जो है वो कह रहे हैं कि अब तक का महंगा तरीन जो है इनका मॉडल होगा, ये महंगा तरीन फोन होगा और कीमत में जो है वो तकरीबन $200 महंगा होने की अभी तक बताई जा रही है, पेशन गोई की जा रही है। और आपको पता है कि ये हो सकता है कि ये नई हिकमत अमली की वजह से हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है तो $200 जो है इसकी प्राइस मजीद बढ़ जाएगी। एप्पल 12 सितंबर यानी आज जो है वो एक तकरीब में इसकी रोनुमाई होगी और उसके बाद जो है ये तकरीबन 1 हफ्ते बाद फॉर सेल अवेलेबल होगा। लेकिन देखते हैं कि कौन कौन अपनी किडनी इसके लिए तैयार रख के बैठा हुआ है, कौन कौन अब आईफोन 15 लेकिन मुझे तो नजर आ रहा है कि वही 3 पीछे जो है ना वो कैमरे हैं, वो 3 कैमरों वाले से बंदा महफूज रह सकते हैं, चाहे उसके पास 12 हो, 13 हो, अब क्या करना है। सही बात है यार, 15 के पीछे क्यों जाओगे? कोई एक लॉजिक होती है, कोई जहन होता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा पैसा भी होता है, सुबह शाम ये सोच रहे होते हैं कि हम पैसा लगाएं कहाँ पर, तो फिर उनके लिए बेहतरीन है एप्पल कंपनी। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि इंसान अगर बुलंदी से गिरता है तो वो गिर के मर जाता है या उसकी टांग टूट जाती है, बाजू टूट जाता है, ये तो कॉमन फिनोमेना है। और बहुत सारे लोग जब अटेम्प्ट लेते हैं माउंटेनरिंग की तरफ जाते हैं, हाइकिंग की तरफ जाते हैं, तो वहाँ से भी जब वो गिरते हैं तो बहुत सारा जो है ना वो नुकसान होता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी खबर है कि न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं एक शख्स जो कि माउंटेनर है और पहाड़ सर कर रहे थे और उसी दौरान वो गिरे हैं और वो कई 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट, 100 फुट, 200 फुट नहीं बल्कि तकरीबन को कहा जा रहा है कि 2000 फीट की बुलंदी से वो नीचे गिरे हैं। और ये बहुत ही हैरानकुन वाक़या है। ये पेश आया है मकामी पुलिस के मुताबिक नॉर्थ आइलैंड में, जहाँ पर एक चोटी है जो कि 1967 फीट की बुलंदी पर है और वहाँ से ये गिरे हैं और पुलिस की जानिब से बयान जारी किया गया कि अभी तक उनको सिर्फ माइनर इंजरीज आई हैं, बहुत खुशकिस्मत है, इनको कोई स्वेयर इंजरी नहीं आई। लेकिन ये एक बड़ी वैसे डिफरेंट सी चीज़ भी है कि देखें इतनी बुलंदी से आप गिरे और आपको कुछ भी ना हो। मैक्सिमम ये हो सकता है बर्फ दर्जा हरारत कम होने की वजह से पिघल चुकी थी और सॉफ्ट बर्फ थी, इसलिए वो बच गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और अब क्यों ना थोड़ा सा स्पेस का रुख भी किया जाए और वहाँ से भी आपको थोड़ी डिफरेंट किस्म की न्यूज़ दी जाए कि यूजुअली ये होता है कि जैसे भी माहिरीन फल्कियात जो है वो कोई ना कोई नई दरियाफ्त करते रहते हैं तो हर कुछ अरसे बाद ये पता चलता है कि कोई नया प्लैनेट जो है वो दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन फिर थोड़ी तहकीकात होती हैं तो पता चलता है कि ये प्लैनेट नहीं है। लेकिन अब दोबारा जो है इस तरीके की एक रिसर्च हुई है जिसमें यह बताया गया कि एक नया प्लैनेट दरियाफ्त किया गया और उसके बारे में फिलहाल जो है वो तहकीकात जारी हैं और ये नए सैयारे की दरियाफ्त का दावा हो चुका है। माहिरीन फल्कियात ने बताया है कि निज़ाम शमसी में नेपच्यून के बिल्कुल पीछे कुइपर बेल्ट में एक नया सैयारा जो है वो दरियाफ्त हुआ जो कि हमारे सैयारे ज़मीन जितना बड़ा है और इसके साथ जो है वो मुशाबियत भी रखता है और कशिश शकल भी वहाँ पे मौजूद है। तो इसकी वजह से ये ख्याल किया जा रहा है कि ये एक नया सैयारा हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं और मज़ीद जो है वो डिटेल्स इसके साथ साथ जैसे आती जाएंगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बेहतरीन। और ये तो दरियाफ्त चल रही है और दरियाफ्त का सिलसिला जारी और सारी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं माहिरीन फल्कियात के हवाले से। लेकिन आप लोगों को बताते हैं कि ज़मीन पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको ढूंढना चाहिए और उसमें अक्सर जिक्र होता है ख़जानों का। और आप लोग आसपास देखें तो आजकल नेटफ्लिक्स पे भी अलबत्ता एक ख़जाने से रिलेटेड पूरा सीज़न मौजूद है तो उसको भी ज़रूर जाके देखिएगा। लेकिन ख़जाने की तलाश कैसे मुमकिन हो गई वो मैं आपको बताता हूँ। तो ख़जाने की तलाश जी एक शख्स हैं जिनको डॉक्टर ने मशवरा दिया था
कि आप अपना जो है ना वो चहलकदमी करें, ज़रा घर से बाहर निकलें, चार दीवारी अपनी छोड़ें, अपनी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होगा, थोड़ी सी वॉक वगैरह किया करें। तो उन्होंने बोला कि वॉक मैं कर ही रहा हूँ। तो उनके पास मेटल डिटेक्टर था, उन्होंने मेटल डिटेक्टर को जगह जगह पे साथ लेकर जाना शुरू कर दिया और वहाँ से उनको एक ख़जाना मिल गया। और वो ख़जाने में तकरीबन जो है वो कहा जा रहा है कि 3 अंगूठियाँ हैं, 10 तलाई मोती मेटल डिटेक्टर के ज़रिए उन्होंने तलाश किया। और 51 साला एयरलैंड बोर्ड नामी ये शख्स हैं और वो कोई ख़जाना ढूंढने वाले नहीं है, ना उनका शौक था, लेकिन बस ऐसी चहलकदमी करते करते उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ घास जमा हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसे। और वो कहते हैं ना, डॉक्टर का मशवरा कभी आपको रद्द नहीं करना चाहिए। तो आपको जो डॉक्टर कहता है वो आप उसको ज़रूर फॉलो किया करें। तो इस तरीके से अगर आपको बोलें डॉक्टर की चहलकदमी करें या कुछ भी करें तो आप उसको फॉलो कर लिया करें, कहीं ना कहीं आपको इसके फ़वाइद देखने को मिलेंगे ही। आगे बढ़ते हैं और अमेरिका की जानिब जाते हैं और आपको वहाँ से एक खबर ये शामिल करते हैं कि एक शहरी है जिनको फिल्में देखने का बहुत शौक है। वैसे तो हम यूजुअली सब लोगों को है उन्होंने नया रिकॉर्ड ये बनाया है कि वो सिनेमा घर जाके फिल्में देखते हैं और 777 फिल्में जो हैं वो उन्होंने सिनेमा घर जाके देखी हैं और ये इनका नया रिकॉर्ड है, आलमी रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया और जिसकी तस्दीक जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी की है। 32 साल जो है ये जैक सोप एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। और 2018 का जो दूसरा रिकॉर्ड था वो उन्होंने तोड़ा था, जो कि 715 फिल्में देखने का, और एक साल में इन्होंने ये इतनी ज़्यादा फिल्में देखी हैं। तो कोशिश भी थी, इनकी शौक भी था और इनको पता है कि बहुत सारे सिनेमास की इन्होंने मेंबरशिप भी ली हुई थी जिसमें इनको फ्री जो है वो टिकट्स वगैरह मिल जाया करते थे या फिर चीप कॉस्ट पे जो है वो टिकट्स मिल जाया करते थे। तो इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ एंजॉय की और मूवीज़ एंजॉय करते करते साथ साथ इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया। बेहतरीन जी। तो इसी तरीके से अनोखे रिकॉर्ड अक्सर हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, लेकिन अगली खबर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। अगली खबर है एक खातून से रिलेटेड। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि एनिमल रेस्क्यूअर तो हमारे पास शो में भी आते हैं, हम आपको वैसे भी उनके रिलेटेड खबरें दिखाते हैं। कभी परिंदों को बचाने का सिलसिला होता है, कभी कुत्ता बिल्ली गाय गधा सब कुछ बचाते रहते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़, एक ऐसी मखलूक अल्लाह की इस खातून ने बचाई है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको एक अजर तो मिला होगा, लेकिन इसने किस दिल के साथ उसका ख्याल रखा है। ये मक्खी, जी हाँ जी, ये एक मक्खी है जो कि शहद की मक्खी है और इसकी सिलसिला इस तरीके से शुरू हुआ कि ये वीडियो अलबत्ता बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, 50 लाख तक अफराद इसको देख चुके हैं। अब सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ कि रेंगते हुए इनके पास आई, इसके पर नहीं थे, ये डैमेज थी, इन्होंने इसको उठाया, अपने घर लेकर गई, इसके सामने ताज़ा फूल रखे और एक छोटा सा घोंसला भी इसका बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने आगे जब सिलसिला शुरू किया तो इन्होंने उसके सामने रोज़ अब फूल रखती हैं और जब इनको उठाया था तो गर्म चीनी वाला पानी इन्होंने उसके सामने रखा क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी क्या नीड है और वो पानी पीने लगी और फिर मक्खी उसी के साथ सिलसिला उनका चलता रहा और आराम के लिए उन्होंने उसका घर भी तैयार किया। कई हफ्तों तक ये इसको रिकॉर्ड करती रही, इसकी वीडियो भी बनाती रही और डेली इसकी अपडेट देती रही अपने व्यूवर्स को, अपने फॉलोअर्स को। तो लोग बड़े खुश हुए और ये पहली वीडियो आई थी 21 अगस्त को। सो 21 अगस्त से आज 12 अगस्त तक ये सिलसिला चल रहा है और वो माशाल्लाह से बड़ी हेल्दी है और अभी भी उनके साथ रह रही है और इसको स्वीट पी यानी कि मीठा मटर का नाम जो है ना वो दिया गया है। तो देखिए इस तरह के पेट्स भी जो है वो पाले जाते हैं, जिस तरीके से वो उनको मिली और उसके बाद उन्होंने रखा और किस तरीके से वो प्रॉपर्ली उसकी केयर की, उसकी डाइट की, हर चीज़ की। तो ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ी बात थी। आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें आती हैं तो पुरानी चीज़ें जो है वो ऑब्सोलीट होती होना शुरू हो जाती हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी तरीके से एक इनिशिएटिव लिया है कि अपनी 30 साल पुरानी जो एक इनका सॉफ्टवेयर था उसको बंद करने का फैसला किया और वो है वर्डपैड, जो कि आपको यूजुअली कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में देखने को मिलता था और अब उसकी जगह जो है वो डिफरेंट तरीके से और चीज़ें जो है वो इंस्टॉल कर ली गई हैं। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलता है तो वहाँ पे आप जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वर्डपैड की जो सहूलत थी वो अब ख़त्म की जा रही है और कंपनी ने इस चीज़ की तस्दीक भी कर दी है कि अब ये वर्डपैड की सहूलत लोगों को मैसर नहीं होगी। यस, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऊट पटांग हरकतें करने का शौक होता है। तो फ्लोरिडा से एक ताल्लुक़ रखते हैं शख्स जिनका नाम है रज़ा बलूची। अब इन्होंने ये हरकत क्या की है, इन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई मुनफरिद चीज़ की जाए, उसको रिकॉर्ड करके मैं भी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा। इसके लिए इन्होंने एक पावर्ड हैमस्टर व्हील जो होता है वो बनाया और क्या पता इनका ये ठीक भी चलता हो और इन्होंने पहले इसको चेक भी किया हो किसी नहर में, किसी दरिया में, लेकिन ये डायरेक्ट जो है वो समंदर में निकले हैं और इनका ये सिलसिला था कि मैं समंदर एक तरफ से जाऊंगा और दूसरी तरफ से बाहर निकलूंगा, बहरे ओकेनूस को जो है ना वो मैं अबूर कर लूँगा। लेकिन इनको ये गलती महंगी पड़ गई है अपनी जान को नुकसान में डालने की वजह से और ये रिस्की गेम खेलने की वजह से। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में इन्होंने जमा करवाई गई दस्तावेजात के मुताबिक इस शख्स ने खुद को चाकू से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और धमकी दी कि उसे उतारा गया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। अरे वाह, ये वैसे टिपिकल तरीका होता है कि किस तरीके से अगर कोई पकड़ा जाए तो फिर ये होता है कि मुझे पकड़ा गया तो पाकिस्तान में अब ऐसे केसेस नहीं आते। पाकिस्तान में मुझे बचपन में याद है ऐसे केसेस आते थे कि खंभों पे चढ़ जाते थे
थे बिजली के, ठीक है, फिर बिजली भी बंद करानी पड़ती थी पूरे इलाके की, और नीचे रेस्क्यू टीम जमा होती थी कि अल्लाह का वास्ता है नीचे आ जाए। देखिए वैसे एक अच्छा तरीका भी है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, लेकिन आपने ये तरीका जो है बिल्कुल घर पे अप्लाई नहीं करना। डोंट ट्राई दिस एट होम वाली रेमेडी जिनकी शादी नहीं हो रही वो कर सकते हैं। बिल्कुल वही अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कुरान पाक जो है वो बहुत ही मुकद्दस किताब है और हम सबको इससे प्यार और मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। इसको हम पढ़ते तो है, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसको लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक मुनफरिद तरीका हमारे सामने आया है कि एक 72 साल बुजुर्ग ने क्या किया कि कुरान पाक को 8 अंडों के ऊपर लिखने की कोशिश की और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने उसको लिखा है। ये 72 साल जो शख्स हैं, ये अहमद अब्दान इनका नाम है, और उन्होंने 8 अंडों पर मुनफरिद अंदाज से ख़ताती करके पूरा कुरान पाक लिखा। और मैं सोच रही हूँ कि कितना मुश्किल होगा कि 8 अंडों के ऊपर इन्होंने किस तरीके से पूरा कुरान पाक लिखा है। तो इन अंडों को देखकर हर कोई हैरान है कि कैसे इतनी महारत से अहमद ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। और ये एक शेख घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल ऑलरेडी ख़ताती को दिए थे, तो ऑफ कोर्स उनकी प्रैक्टिस भी थी और उस तरीके से उन्होंने ये बेहतरीन काम किया है। बेहतरीन, बहुत खूब। और मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ममालिक मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इनोवेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो दुनिया का नक्शा जो है ना वो थोड़ा सा तब्दील कर देती है, उस स्पेसिफिक फील्ड में एक नया इजाफा करती है, एक नया दरवाज़ा खोलती है। उसी तरीके से जापान ने बहुत सारे ऐसे दरवाजे खोले हैं। तो अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर जापान ने एक नई चीज़ मुतारिफ़ करवाई है और वो है रोबोट्स। अब रोबोट्स वो किस तरीके से मुतारिफ़ करवाएं? कई ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर घर में बैठ जाते हैं और स्कूल के लिए नहीं जा पाते। अंडर कॉन्फिडेंस बच्चे होते हैं या किसी भी वजूहात की बिना पर वो स्कूल नहीं जा पाते। तो उसका अल्टरनेट ये ढूंढा गया है कि क्लासरूम में बच्चों की जगह ये रोबोट्स बैठा करेंगे। इनके अंदर तमाम तर वो सलाहियत है 2 वे कम्युनिकेशन की। बच्चा घर में बैठ के तमाम तर वो एजुकेशन हासिल कर सकेगा जो उसकी टीचर एक स्कूल के अंदर या एक अपने प्रॉपरली वो तरीक़ाकार जो होता है स्कूल का क्लासरूम होता है वहाँ पर समझा सकती है। तो उसी तरीके से बच्चे अगर बात करना चाहते हैं तो वो थ्रू रोबोट्स जो है ना वो अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे हेल्प मिलेगी उन तमाम बच्चों को जो घर पे बैठ के एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। और ये जापान के एक शहर है क्यूमामोटो, वहाँ के एक स्कूल में ये सिलसिला शुरू हुआ है जहाँ पर माइक्रोफोन, स्पीकर और कैमरों से लेस ये रोबोट्स क्लासरूम्स के अंदर बिठाना उन्होंने शुरू कर दिया। वैसे इन रोबोट्स की सेफ्टी जो है वो भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर शरारती बच्चे हों तो इन रोबोट्स को भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे वो बच्चों को तंग करते हैं इसी तरीके से वो रोबोट्स को भी तंग कर ही लेंगे। तो वी होप कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तरीके से जो है ये हर चीज़ चले। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि अलास्का के नेशनल पार्क में जो कैमराज लगाए गए थे रीछों की निगरानी के लिए वो बड़े हेल्पफुल साबित हो रहे, वो किस तरीके से हेल्पफुल साबित हुए। नहीं, हर चीज़ चोरी की नहीं होती, देखिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद भी साबित हो जाती है। तो वो हेल्पफुल इस तरीके से साबित हुए कि एक हाइकर जो था वो फंस गया और उसने उन कैमरास का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेल्प के लिए, रेस्क्यू के लिए जो है वो बुलाया और उन कैमरास के सामने आया और उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि मेरी मदद की जाए, मैं यहाँ पे गुम हो गया हूँ। तो उन कैमरास के ज़रिए उसको फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू वाले आए और उसको बहाल करके फौरी हरकत में आए और उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। और ये पार्क जो है अमेरिका के सबसे दूर दराज इलाकों में से एक है जो कि सिर्फ हवाई जहाज़ या कश्ती के ज़रिए ही इस तक एक्सेस हो सकती है। तो देखें कि कैमरा जो है वो कितने हेल्पफुल भी साबित हो सकते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, अब आपको बताएं कि मरीख पर नासा की रिसर्च चल रही है और रिसर्च ये चल रही है, कभी ये रिसर्च चल रही होती है कि वहाँ पर पानी ढूंढ लिया जाए, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाए। मकसद क्या है कि हम लोग कैसे अपनी ये जो अर्थ है इससे लोगों को भेज सकते हैं किसी और सैयारे की तरफ जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन अगर है तो उसकी तलाश का सिलसिला जारी है। उसी हवाले से बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी तस्वीर शेयर होती हैं नासा के हेड ऑफिस में जो हम तक पहुँचती हैं। तो उसी तरीके से नासा ने एक और नई चीज़ शेयर की है और उस पर उन्होंने दिखाया है कि पेराके और केकड़े के जंबूर यानी कि 2 शाखा जो पंजे होते हैं उन जैसी तस्वीर उन्होंने दिखाई हैं और वो शेयर की हैं। और उन्होंने कहा है कि मरीख के जजीरे गड़े में ये ज़िंदगी की आसार की तलाश के लिए मौजूद ये पिक्चर्स 16,000 फीट गहरी झील से ली गई हैं जो कदीम वक्तों में दरिया का एक डेल्टा था। गुज़िश्ता माह अगस्त की 18 तारीख को ली गई तस्वीर पैरेट लिया मंजर की एक मिसाल है और आई होप कि इस तरीके से बहुत सारी और चीज़ें हमें मिल जाएं। बिल्कुल, और इसी तरीके की एक और चीज़ जो है वो हमारे सामने आई है और वो ये है कि जिस तरीके से हमें ये कोशिश होती है कि हम आसमान की बुलंदियों को छू लें, इसी तरीके से इंसान की ये कोशिश भी होती है कि वह सतह समंदर तक भी चला जाए। तो बरतानिया और वेल्स के दरमियान जो है वो एक नया रिसर्च सेंटर कायम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, समंदर के अंदर जो है वो तहकीकाती सेंटर और तहकीकाती स्टेशन जो है वो कायम करने की कोशिश की जा रही है जिसका नाम डीप है और ये 80 मीटर गहरे पानी में बनाया जाएगा और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 600 मीटर होगी। तो देखेंगे किस तरीके
तरीके से ये आगे टेक्नोलॉजी में और किस तरीके से आगे मज़ीद तहकीकात करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। वंडरफुल। सो ये थी जी न्यूज़। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। और अब शामिल करते हैं हमारे पहले गेस्ट को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे साथ शख्सियत मौजूद है प्रोग्राम की हाइलाइट्स में। जिस तरीके से हमने शुरू में ही कहा था कि पक्के दोस्त के नाम से एक ऐसा शो आ रहा है जो हमारे तमाम ही आने वाली जनरेशन के लिए और बल्कि उनके माँ बाप के लिए भी बड़ा अच्छा साबित होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये शो लग रहा है इनकी पिक्चर्स देख कर ही। लेकिन इस शो के बानी, इस शो के डायरेक्टर, इस शो का आइडिया, विजन जिनका था, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और एज आई टोल्ड यू बिफोर कि उनकी फैमिली का बहुत काम है पाकिस्तान के अंदर। सो राइट नाउ वी हैव विद अस ऑन वीडियो लिंक जनाब बिलाल मकसूद साहब, वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट आइडिया जो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ पर इंटरटेनमेंट की बात होती है वहीं पर बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं। सो ये आइडिया जो है इसकी क्या सेंस थी, कहाँ से इसको शुरू किया और ये कैसे जनरेट हुआ? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। ये आइडिया जो शुरू हुआ वो समझे कोई 25 साल पहले हुआ। मेरा बेटा 2 साल का था और मैं उसके लिए गाने सुनाना चाहता था उर्दू के, खासतौर से सुहेल राना के, क्योंकि सुहेल राना साहब के गाने सुन के हम सब बड़े हुए हैं और वो सारे गाने आज भी हमें अपने बचपन से कनेक्टेड रखे हैं। तो इन गानों की एक बड़ी खासियत है, ये हमें अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी जुबान से कनेक्टेड रखते हैं। लेकिन जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था वो सिर्फ अंग्रेजी गाने सुन रहा था, या वो सेसमी स्ट्रीट देख रहा था, या वो बार्नी उस जमाने में बच्चे देखते थे। तो उर्दू में मैंने सुनाने की कोशिश की उसको गाने, लेकिन वो कैसेट की ऑडियो क्वालिटी ऐसी थी और वो गाने थोड़े से आउटडेटेड थे, क्योंकि वो गाने कोई 30 साल पुराने थे, तो वो नहीं सुनता था। और मैं फिर अपनी बीवी टीना से बात करता था कि हमें अपने बच्चों के लिए उर्दू के गाने बनाने चाहिए। मैं बना सकता हूँ और बच्चे भी हैं पाकिस्तान में। हमारी जनरेशन सुहेल राना को सुन के बड़ी हुई और अब ये जनरेशन बड़ी होने वाली है और इसके पास कुछ नहीं है। वो जनरेशन पूरी बड़ी हो गई और क्योंकि स्ट्रिंग्स था और स्ट्रिंग्स के होते हुए वक्त कम मिलता था तो नहीं हो सका ये काम। लेकिन वो पूरी जनरेशन बड़ी हुई और अब एक और जनरेशन बड़ी होने जा रही है जिसके पास उर्दू गानों का कंटेंट नहीं है। तो बिलाल ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आजकल एनिमेशंस और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, क्योंकि जब हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम एनिमेशंस या इसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। आपने वहाँ पे पपेट्स का इस्तेमाल करके क्या सोचा कि पपेट्स को ही इस तरीके से लाया जाए कि बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझाई जा सकती हैं? देखिए, एनिमेशन जो है वो डेफिनेटली आजकल हर जगह है, आसान है, जल्दी काम हो जाता है। लेकिन पपेट्री जो है ये हजारों साल से चली आ रही है और हजारों साल तक चलने वाली है। और मैं हमेशा से एक बहुत बड़ा फैन रहा हूँ सेसमी स्ट्रीट का, जिम हेंसन का, जिन्होंने सेसमी स्ट्रीट शुरू किया। और बचपन से ही मैं सोचता था कि मुझे पपेट्स के साथ कुछ करना जरूरी है। मैं चाहता था पपेटियर बनना, म्यूजिक करना चाहता था पपेट्स के लिए। और ये चीज होते फिर ये जब शो मेरे दिमाग में आया तो ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन था जहाँ पे मैं म्यूजिक भी कर सकता हूँ और पपेट्स के साथ भी बच्चों को कोई मैसेज पहुंचा सकता हूँ। सही बात है। सो बिलाल भाई, हम लोग तो अपने बचपन में एक ही चीज़ रिलेट कर सकते हैं, अंकल सरगम। ठीक है, डेफिनेटली वो हमें देख के बहुत अच्छा लगता था। और फारूक कैसर साहब को जो है वो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जिस तरीके से उन्होंने बच्चों का एक वो चीज़ ट्रेंड सेट किया था। तो बिलाल भाई, पहले तो ये बताएं ये चीज़ मिलेगी कहाँ पर, बच्चों को कैसे देख सकेंगे और इसमें क्या क्या जॉनरास शामिल किए गए हैं, सिर्फ सॉन्ग्स हैं, कैसे बच्चे इससे सीखेंगे? ये जो अभी प्रोग्राम है इसको मैं सीजन 1 कह रहा हूँ पक्के दोस्त का। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, पक्के दोस्त का चैनल है। इस पे फिलहाल 1 घंटे का कंटेंट हमने रिलीज किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगले जो सीजन्स हैं वो उस पे भी काम शुरू हो गया है।
इंशाल्लाह सून अगले सीजन में आएंगे। अभी 13 गाने हैं और 8 स्किट्स हैं। इसमें बहुत मतलब मजे के साथ साथ जो अगर पेरेंट्स भी देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि बच्चों को हमें बातें किस तरह उन तक पहुंचा सकते हैं जो हम नॉर्मल बोल के नहीं कह सकते, लेकिन हम गाने के थ्रू और मजा के थ्रू बच्चों तक ये सारे मैसेजेस पहुंच सकते हैं। और स्पेशली जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं, उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं इस शो में। ठीक है बिलाल, ये बताइएगा कि क्या इसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखाने की प्रैक्टिस की जा रही है या प्रॉपर राइम्स हैं या क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें उर्दू के हरूफ तहज्जी जो है उस पे आज तक ट्यून नहीं बन सकी। यानी हजारों साल से उर्दू है लेकिन कोई ट्यून नहीं बनी। ABCD की ट्यून तो हर बच्चे को आती है, आप किसी से पूछ ले तो ABCDEFG वो पूरा गा देगा उसी ट्यून में। हरूफ तहज्जी की कोई ट्यून ही नहीं बनी। और जब से मेरे दिमाग में ये शो चल रहा था, तो जब से मैं हरूफ तहज्जी की ट्यून पे काम कर रहा था और उसको बनाने में कम से कम मुझे 1.5 साल लगा है, क्योंकि जब भी मैं गानों पे बैठूं बनाने के लिए सबसे पहले हरूफ तहज्जी बनाने की कोशिश करूं और वो ना बने क्योंकि इतना मुश्किल है, उसका स्ट्रक्चर इतना मुश्किल है। लेकिन फाइनली बन गई और बहुत मजे की बनी। और इंशाल्लाह ये ट्यून अब हरूफ तहज्जी की वो ट्यून बन सकती है जो कि बच्चे बच्चे को याद हो जाएगी और हम बड़ों को भी, क्योंकि हरूफ तहज्जी याद होना मुश्किल है, कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन अगर हम 3-4 दफा इसको सुन लेंगे तो हमें बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। So Bilal bhai, can you please sing it for us, please? आप उसी में सुनेंगे तो मजा आएगा क्योंकि वो पपेट्स की आवाज में है। तो मैं तो कहता हूँ आपका ना ये एंड टाइटल्स जो देखे थे, क्रेडिट्स देखे थे, उसमें बहुत सारे आपके साथ इंटरनेशनल वेंचर्स में लोग भी शामिल हैं, तो इसमें आपकी टीम के कौन कौन मेंबर्स हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे मेंबर हैं वो है मेरे डायरेक्टर उमर आदिल और उनकी बेगम बीनिश। ये डायरेक्टर आर्ट डायरेक्टर का एक डुओ है, साथ काम करते हैं और इन्होंने इस शो को इतना खूबसूरत बना दिया है। जो लुक एंड फील इस शो की आप देख रहे हैं उन दोनों की मेहनत है। इसके अलावा जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर हैं वो हैं एलिसन यूबर्ट। ये पपेट मेकर हैं, कनाडा में रहती हैं और उनके साथ काम करने का मकसद यही था कि जो बच्चे दूसरा कंटेंट देख रहे हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, वो सारा फॉरेन कंटेंट है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो हमें पपेट्स भी वही क्वालिटी के चाहिए थे जो कि वो कहीं और देख रहे हैं, सेसमी स्ट्रीट पे देख रहे हैं, तो वो हैं। और इसके अलावा जो हमारे पपेटियर्स हैं ये सारे यंग लड़के लड़कियां हैं जो पहली दफा ये काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि मतलब इंटरनेशनल लेवल का, क्योंकि ये साथ साथ पपेट्री भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं और गाने की आवाज भी इन सब की है। तो ये एक अमेजिंग टीम है। इसके अलावा कुछ 100-125 लोगों की और टीम है जिसने बिहाइंड द सीन्स काम किया है इस शो पे। तो माशाल्लाह अल्लाह मियां ने जी सॉरी, इसके कैरेक्टर्स कितने हैं टोटल? अभी 6 कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ हमने काम किया है और सीजन 2 में इंशाल्लाह इसके कैरेक्टर्स बढ़ेंगे। वंडरफुल। अच्छा बिलाल भाई, आई वांट यू टू टॉक अबाउट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के लिए कितना ज़रूरी है कि हम लोग जहाँ पर एजुकेशन पे फोकस करें वहीं पर हम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी फोकस करें, और ये कैसे हेल्पफुल होगा पक्के दोस्त, क्योंकि पक्के दोस्त इसका नाम ही इतना खूबसूरत है, प्यारा सा है, कि पक्के दोस्त कैसे सिखाएगा हमारे तमाम ही नन्हे मुन्ने दोस्तों को कि इखलाकियात भी कोई चीज़ होती हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर हमें काम करना है, तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये आजकल यही हो गया कि बच्चे का ग्रेड क्या आया है, अगर बी आ गया तो पेरेंट्स टीचर के पास पहुंच जाते हैं, मेरे बच्चे को बी क्यों मिला है, ए क्यों नहीं मिला। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नहीं देख रहे। इस शो में जैसे एक गाना है, कभी कभी रोना अच्छी बात है, मैं भी रोता हूँ, ये सच्ची बात है। ये एक दिखाया है हमने कि एक लड़का है, तुफैल उसका नाम है, पपेट है, और वो रो रहा है तो मतीन दूसरा बड़ा एक साहब है, पपेट है, मतीन आते हैं, कहते हैं तुफैल तुम रो रहे हो? तो तुफैल कहता है नहीं नहीं मैं नहीं रो रहा। तो मतीन कहते हैं नहीं मैं देख सकता हूँ, तुफैल तुम रो रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं, लड़के नहीं रो सकते। तो वो कहता है मतीन, तुफैल तुम्हें पता है मैं भी कभी कभी रोता हूँ। कहता है आप तो इतने बड़े हैं, आप रोते हैं?
कहते हैं हाँ हाँ, कभी कभी रोना अच्छी बात है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और वो कहता है कि अपने घर वालों को बताया करो कि वजह क्या है। ये गाने में ही कहता है कभी कभी रोना अच्छी बात है, मैं भी रोता हूँ, ये सच्ची बात है। रोना अगर आए तो रोना चाहिए, किसने है सताया बड़ों को बताइए। क्योंकि बुलिंग जो है स्कूल में आजकल इतना ज्यादा बड़ा इश्यू है ये, कि बच्चे, हाँ, ये बच्चे जो हैं ये डिप्रेशन और एंजाइटी में इतने मुलव्वस हो रहे हैं आजकल कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो हमें टैकल करना जरूरी है। तो जैसे एक ये है गाना, फिर इसमें हमें एक स्किट है जहाँ पे तुफैल जो है वो बड़े खुश हैं कि उनके घर बिजली का बिल 200 रुपए आया है, और क्योंकि उनके अब्बा कुंडा डालते हैं। तो वहां पे हमने ये समझाया है कि चाहे जितनी मुश्किल आए, आपको चीटिंग नहीं करनी मुल्क के साथ। और और चीटिंग बुरी चीज है, इसमें अल्लाह मियाँ भी नाराज होंगे, मुल्क का भी नुकसान है। तो और लेकिन ये सब चीजें जो है ना, बहुत प्रीची तरीके से नहीं है, बहुत फन तरीके से समझाई है, गा गा के समझाई है, ताकि बच्चों को समझ भी आए। और इसके अलावा और बहुत चीजें जो कि जिसमें कोई इतना मैसेज नहीं है, लेकिन बड़े भी खुश होंगे। जैसे गाना है जलेबी के ऊपर, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। बिलाल, बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ पे भी इसमें बात हो रही है। बताइएगा कि इसकी एक्सटेंशन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि किस एज ग्रुप तक आपने इसको फर्दर टारगेट करना है? देखिए, ये एज ग्रुप शुरू तो मेरा 2 साल से होता है, क्योंकि जहाँ पे बच्चा टीवी के सामने बैठ के देख रहा हो टीवी, वहां से है। लेकिन इसकी जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ और जिस तरह मैंने डिजाइन किया है वो यही है कि हर एज ग्रुप को मजा आएगा, क्योंकि इसका जो ह्यूमर है वो बच्चे भी समझेंगे और बड़े में उस कुछ और ढूंढेंगे उस ह्यूमर में। तो उसमें सब सब लोगों के लिए है। और इंशाल्लाह इसको हम, अभी ये सेल्फ फंडेड है, अभी मैंने सब कुछ खुद किया है, क्योंकि मैं जितने स्पॉन्सर्स के पास गया था पहले ये शो लेके, तो डर रहे थे और इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि बच्चों के कंटेंट में इन्वेस्ट करना सबको थोड़ा सा वो कहते हैं जरा सा हट जाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये शो करना है। मैंने खुद बनाया, यूट्यूब पे है अभी, और इंशाल्लाह अगले सीजन पे भी काम हो रहा है। और इसको और बड़ा ज्यादा कैरेक्टर्स लेके आएंगे, ज्यादा लोकेशंस होंगी, तो हर साल इंशाल्लाह ये बड़ा होता जाएगा। इंशाल्लाह वी होप कि बच्चों के लिए ऐसे कंटेंट बनने चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में जो बच्चा पैदा होता है 2 महीने का, उससे लेके ऑनवर्ड कंटेंट वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास तो 12-13 साल तक के बच्चे के लिए कोई कंटेंट ही नहीं है। और फिर क्या होता है कि 5 साल से ऑनवर्ड बच्चे यही नेटफ्लिक्स, अमेजोन और ये तमाम चीज़ें देखना जब शुरू करते हैं, और फिर वो क्या सीखते हैं ये सब हमें मालूम है। अब बिलाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे समेत ये पूरी जनरेशन जो इस वक्त भी आपको देख रही है ये आपकी फ़ैन है। और विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट भी है, इतने ज़्यादा गाने आपने गिनवाए हैं, तो कोई एक अगर हमारे लिए इसी में से, पक्के दोस्त में से अगर आप शेयर करना चाहें, सुनाना चाहें, तो वो भी आपके ऊपर है। या वैसे स्ट्रिंग्स तो बेशुमार राज करता है म्यूज़िक पे, तो उसमें से कोई आप प्लीज़। आज आप मुझे एक्सक्यूज कर दें, क्योंकि रात पे भी मैं इसकी प्रमोशन में था, और सुबह बस उठ के थोड़ी देर सो के मैं आपके शो पे आ गया हूँ। और ये गाने जो हैं ये इन्हीं पपेटियर्स ने गाए हुए, इन्हीं की आवाज़ों में है। ठीक है, वंडरफुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एक आपने ज़रिया शुरू किया म्यूज़िक, चूँकि आपका म्यूज़िक जो है वो ख़ुद एक, उसमें आप महारत रखते हैं, म्यूज़िक को आपने रिलेट किया बच्चों के साथ और बच्चों को सिखा रहे हैं उसके थ्रू चीज़ें। अब ये जो आगे पक्के दोस्त के सीज़न 2 आएगा या 3 आएगा, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग्स पे ही फोकस रख के हम लोगों ने करना है, या कुछ और भी स्टोरी टेलिंग टाइप की चीज़ कुछ और भी करनी है? नहीं, इसमें स्टोरी टेलिंग भी है। इसमें सॉन्ग्स 13 सॉन्ग्स हैं और 8 छोटी छोटी कहानियां हैं। और अब वो कहानियां बढ़ती जाएंगी। अभी देखें ना, अब मेरे पास लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो गए कि हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं। कोई कह रहा है मैं वॉइस करना चाहता हूँ, कोई कह रहा है मेरे पास इतनी सारी कहानियां हैं, स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास। और एक जैसे कि शहद की मक्खी के छत्ते को आप छेड़ देना, इस तरह की एक मूवमेंट हो गई है
कि इतने लोग ये भरे बैठे हुए हैं कंटेंट के साथ बनाने के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तो अब इंशाल्लाह ये एक मूवमेंट की तरह इसको अगर हम लेके चलें कि इसको और बड़ा करें, इसके अलग-अलग एवेन्यूज में जाएं कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो उनकी अलग-अलग कहानियां भी निकल सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। बच्चों के लिए तो काम ही नहीं हुआ, ये स्पेस तो बिल्कुल ही खाली है हमारे मुल्क में। पिछले 30-40 साल से कुछ भी नहीं हुआ। आई टोटली एग्री। अच्छा बिलाल साहब, भी किस तरीके से हम लोग इसको ये वैसे तो इनफॉर्मल एजुकेशन है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में हमें बुक से ज़्यादा जो आसपास का माहौल होता है वो सिखाता है। तो ये कैसे ज़रूरी हम लोग कर सकते हैं, या आपके ख़्याल में ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि स्कूल के अंदर भी इस चीज़ को इंडल्ज किया जाए और स्कूल के थ्रू भी ये पेनिट्रेशन हो? बिल्कुल। जो तरबियत है, बच्चा घर में आजकल कम वक्त गुजारता है, स्कूल में ज़्यादा गुजारता है, स्कूल्स में भी। और ये जो बच्चे आप देखें आजकल साइकाइट्रिस्ट के पास जो उनके जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर 13, 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी इतना बढ़ता जा रहा है। तो जैसे इस शो में एक स्किट है जहाँ पे एक हमारा कैरेक्टर है लाल बेग। तो लाल बेग एक पूरे लाल रंग के एक छोटे से मॉन्स्टर टाइप हैं। तो वो मीराल के पास आते हैं, कहते हैं मीराल मुझे बताओ ऐसी कोई लाल चीज जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो। तो मीराल कहती है सेब। कहते नहीं नहीं, एक कोई और लाल चीज बताओ जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो। तो वो कहती है मेरी लाल साइकिल। तो वो असल में चाह रहे होते हैं मीराल के हैं कि तुम लाल बेग तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो वो कहता है कि मैं मीराल मैं भी तो लाल हूँ, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है कि लाल बेग तुम तो मेरे दोस्त हो, और जो दोस्त होता है तो हम नहीं देखते कि वो लाल है या पीला है, मोटा है या काला है, लंबा है या छोटा है। दोस्त तो सिर्फ दोस्त होता है। तो तो ये ऐसे ऐसे चीजें हमने डिस्कस की हैं कि जहाँ पे एक बड़े हार्मफुल लेबल्स बच्चों पे लग जाते हैं। अरे मोटू आ गया, अरे छोटू आ गया, अरे ये फला आ गया। तो ये सब चीजें हैं जो स्कूल के नो डाउट टीचर्स भी देखेंगे। आपने जिस तरीके से पहले भी हमें स्टोरी शेयर की, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इन बिटवीन लाइंस आपने एक क्लियर मैसेज दिया है कि वो जो एक चीज़, एक टैबूज थे, उनको तोड़ने के लिए वो एक कहा जाता था कि हमारा कल्चर बन गया था कि हम लोग किसी को भी बुलिंग कर लेते थे और हमें कोई वो ऐसा महसूस भी नहीं होता था हमारे माशरे में, लेकिन उसको बर्स्ट करने के लिए आपने बहुत खूबसूरत काम किया। लास्ट में मैं चाहूँगा आप कोई मैसेज दें तमाम ही बच्चों को, उनके वालिदैन को, और साथ ही साथ ये भी अपनी बात में एड्रेस कर दें कि हिस्से मज़ाह जो है वो कितना ज़रूरी है इंसान की एक बेहतर ज़िंदगी और एक अच्छी सेहत के लिए। मैं जितने लोग देख रहे हैं, वालिदैन देख रहे हैं, बस मैं कहूँगा बच्चों को ना इतना प्रेशराइज ना करें। मैं अपनी एक हल्की छोटी सी चीज़ बता देता हूँ मेरे बचपन की, कि मेरे वालिदैन ने कभी मुझे किसी चीज़ पे प्रेशराइज नहीं किया। यानी अगर मैं बुरी सी ड्राइंग बनाता था, मैं म्यूजिक का शौक था, ड्राइंग का शौक था, मैं कीबोर्ड मैंने बजाना सीखा, मुझे पता है, अब पता है कि मैं कितना बुरा बजाता था उस वक्त, लेकिन मेरे वालिद ने हमेशा हमेशा मेरी तारीफ की। कोई भी मेहमान आया, उन्होंने कहा बिलाल आओ सुनाओ। मैं कहीं ड्राइंग बनाई मैंने, तो उन्होंने कहा कि ओ कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी। उन्होंने उस ड्राइंग को फ्रेम करा के अपने कमरे में लगा लिया। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि यार इतनी बुरी बनाई थी, अब्बा ने कैसे फ्रेम करा लिया। तो एक नहीं 10-10 दफा ये हुआ कि अब तो अगर उस पॉइंट पे मेरे अब्बा मुझसे कहते कि बिलाल ये इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि उनका लेवल तो वहां था उस वक्त भी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी है, और वो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया। और अगर वो ना आता तो हो सकता है मैं बचपन में ही टूट जाता और मैं कहता कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा। तो बच्चों को इनकरेज करें। मुश्किल होगा क्योंकि आपको पता है क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बेहतर हो सकती है, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता। उस बच्चे के लिए वो टॉप लेवल है उस वक्त। तो आप उसको इनकरेज करें ताकि वो बड़ा होके अंडर कॉन्फिडेंट ना हो। तो
सो मच बिलाल मकसूद फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप कि ये जो आपका सिलसिला है ये बहुत एक मस्बत साबित होगा और एक ट्रेंड सेटर होगा, और इसके बाद बहुत सारी ऐसी सीरीज़ में हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी जो बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर और माशरे में अखलाकियात को फ़रोग़ देंगी। और जिस तरीके से हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की कि अप्रिशिएट करें, तो अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि उसके बाद उनमें और कुछ करने का जज्बा जो है वो ज़रूरी होता है। एग्री। सो न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ। एक बार फिर से आपको सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अभी 10 मिनट पहले ही हम लोगों ने ब्रेक लिया और एक हमारे साथ जो है वो अफसोसनाक ख़बर आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। यकीनी तौर पर बहुत कीमती होते हैं वो तमाम लोग जो हम दो चेहरे यहाँ पर बैठे हैं, इसके पीछे बैक हैंड पे काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक शख्सियत जो कुछ ही फ़िट की दूरी पर हमारे साथ खड़े होते थे, हमारे PTV के सुबह पाकिस्तान के हमारी टीम मेंबर थे शुजाउर रहमान दुर्रानी। 28 अगस्त को वो जिगर के आर्ज़े में मुब्तला थे और 28 अगस्त को उनका जिगर ट्रांसप्लांट हुआ। लाहौर में वो मौजूद थे और 28 अगस्त के बाद से ऑनवर्ड अभी तक वो वेंटिलेटर पर थे, और अभी तकरीबन 10 मिनट पहले हमें ये ख़बर पहुंची है कि उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही अफसोस है, रंजीदा हैं हम लोग इस वक्त, क्योंकि एक भाई, एक दोस्त जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते थे और आज वो हम में नहीं है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लवाहिकीन को सब्र दे, और दुआए मग़फ़िरत की आप सबसे भी अपील है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा कुल शरीफ जो है वो पढ़कर उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनका अगली जो मंजिल है और अगला सफ़र जो है वो आसान करें। आमीन। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद अब बढ़ेंगे, प्रोग्राम को आगे भी लेके चलेंगे और बताते चलेंगे कि जिस तरीके से हमने प्रोग्राम के शुरू में ही जिक्र किया कि मौसमियाती तब्दीली के असरात पूरी दुनिया को फेस करने पड़ रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा इसके असरात देखने को मिले, जिसमें पिछले साल का सैलाब भी शामिल था। और इस तरीके से बहुत सारी कोशिशें भी पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन इंडिविजुअली हम किस तरीके से इन ख़तरात से निपट सकते हैं, और वो ये है कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए और किस तरीके से हम ग्रीन प्लांटेशन करके इस चीज़ को कम कर सकते हैं। तो हम अपना इनपुट देना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा माहौलियाती साइंसेस इस्लामिक यूनिवर्सिटी और PhD हैं जंगलात और रेंज मैनेजमेंट पर जनाब मोहतरमा डॉक्टर रुखसाना तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, खैरियत से आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैम, ये दरख्त लगाने का हम लोग अक्सर जिक्र तो करते हैं, लेकिन इसकी अहमियत हमें पता नहीं है। हमें कह दिया गया तो हम समझ गए, लेकिन नेचर कैसे प्रोटेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट को, प्लीज़ बताइएगा। जी, जंगलात के बारे में क्योंकि बचपन से तो हम पढ़ते हैं, लेकिन आम हालात में या आम आदमी को उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जितनी इस क्लाइमेट चेंज के सिनारियो में हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मौका दिया कि बहुत सारे मैसेज तक ये मैसेज पहुँचा सकूँ कि कितना अहम है शजरकारी। और ये जितने भी क्लाइमेट चेंज के हम इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं, जैसे फ्लडिंग है, इसमें जंगलात का बहुत अहम रोल है। और अब आम बंदा मुझसे पूछता है या मेरे साथ ख़वातीन कि जी कहाँ हैं जंगल, या क्या है, या हमारा रोल क्या है। हाँ। हर बंदे को ये नहीं पता, आम बंदे को, कि हमारा रोल क्या है इसमें ना। तो मेरे ख्याल में ये है कि पहले मैं शुरू में थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आम बंदे के लिए, आम आवाम, ख़वातीन हमारी सुबह के टाइम ज़्यादा देख रही होती हैं कि 2 तरह के फॉरेस्ट हैं। मतलब मेन फॉरेस्ट है स्टेट फॉरेस्ट जिसको कहते हैं। स्टेट फॉरेस्ट स्टेट की कस्टडी है और उस पर पूरा हमारा फॉरेस्ट लॉ है, पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से लेकर DFO और ऑन दी ग्राउंड काम करते हुए फॉरेस्टर तक लोग होते हैं। तो इसलिए उसका कई जगहों पे वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं, कई जगहों पे वहाँ प्रोटेक्टेड हैं, कई जगहों पे लोकल राइट्स हैं, कुछ पे ज़्यादा राइट्स हैं, कुछ पे कम राइट्स हैं। तो ये पूरा एक फॉरेस्ट लॉ है सेपरेट, जो हर एक फॉरेस्ट की वल्नरेबिलिटी के हिसाब से उस लोगों के हकूक़ हैं उसमें, और लोगों की हिफाजत या डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। दूसरी टाइप है जिसको आम ज़बान में, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि जिसको हम प्लांटेशंस कहते हैं या मैन मेड प्लांटेशंस कहते हैं। अब मैन मेड प्लांटेशंस में सबसे पुरानी हमारी छांगा मांगा है, जो कि बहुत बड़े एरिया के ऊपर बनाई है। और मैं आम आवाम से, लोगों से कहती हूँ कि छांगा मांगा जब असल में पाकिस्तान जब बना था
तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत पुराना है, जब डिवीजन हुई थी पाकिस्तान की तब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम्स चीज़ें जैसे और डिपार्टमेंट्स में इसमें भी हैं। तो वहाँ से फिर क्योंकि रेलवे सबसे पहले बना था, रेलवे स्टेशन लाहौर, तो रेल चलती थी लकड़ी से, तो फिर छांगा मांगा प्लांटेड किया था बहुत बड़े एरिया पे कि एक कंटिन्यूस लेवल पे वुड मिलती रहे और हमारी ट्रेन्स चलती रहे। कॉन्सेप्ट ये था। तो फिर इस लिहाज से वो इस वक्त भी इतना खूबसूरत, इतना बड़ा हो चुका है, उसके अंदर ट्राम सिस्टम है, अंदर टूरिज़्म है, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और एक बहुत वास्ट एरिया में एक एग्जाम्पल है, मतलब पूरे एशिया के अंदर कि मैन मेड हाथ से लगाया गया जंगल है और बहुत बड़ा है। इसी तरह से डफर प्लांटेशंस हैं, क्योंकि मेन जो हमारा फॉरेस्ट है हमारे जोग्राफियाई हालात के हिसाब से, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हमारा मतलब है कि रेनफॉल, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि फॉरेस्ट कौन सा होगा, कौन सी टाइप्स का होगा। तो जो हमारे KPK का एरिया है खैबर पख्तूनख्वा, उसमें क्योंकि ये सारी हालात बेहतर हैं, क्योंकि ठंड है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो चीड़ पाइन फॉरेस्ट, ब्लू पाइन फॉरेस्ट, ये सारे जो खूबसूरत दरख्त हैं जो बहुत हाइट तक जाते हैं, वो KPK में हैं या मतलब हमारी नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं। तो जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में इतने हाइटेड नहीं हो सकते ट्री, क्योंकि वहाँ के हालात ही ऐसे नहीं हैं, वहाँ की जोग्राफिया इस तरह का नहीं है, जोग्राफियाई कंडीशंस इस तरह की नहीं हैं। तो वहाँ पे स्क्रब फॉरेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं, या आगे हम डेजर्ट में चले जाते हैं तो वो थर और थल में अलग से फॉरेस्ट है। मतलब पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी वैरायटी दी है कि हर तरह की इसमें ट्री प्लांटेशन है। तो हमें जब पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता था, बाद में फिर मैंने PhD एरिड एग्रीकल्चर से, मैं पहली खातून हूँ जिसने कि जंगलात में PhD की है एरिड यूनिवर्सिटी से जी। तो उसमें हमें हर एक में फ़िज़िकली ले जा के दिखाया जाता है, यानी अगर लोग देख रहे हैं तो मैंने सबके इलाके देखे हुए हैं। जैसे थार चुलिस्तान में भी हमें वॉक करनी पड़ती है, हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट में भी चलना पड़ता है, हमें मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ में हाइटेड में नारायण कागान उधर भी वॉक करनी तो मैम अभी हमारा इस डिबेट का फोकस ये है कि मैन मेड फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फरोग देना चाहिए। तो उसमें जो आपने इतनी मिसालें दी हैं हर सूबे की, उसमें सबसे बेहतर कौन सा है जो मैन मेड हो सकता है और पॉसिबल है? प्लांटेशन। अच्छा, प्लांटेशंस के लिए तो सबसे ज़्यादा वही है कि जहाँ पानी हो, अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि स्टार्ट में तो पानी चाहिए होगा, जब दरख्त बड़े हो जाते हैं फिर नहीं ज़रूरत होती। दूसरा ये कि इस रिसर्च की ज़रूरत है कि हमें किस इलाके में, यानी ये नहीं कि ज़रूरत पानी नहीं तो वहाँ दरख्त नहीं हो सकते। देखिए प्लांटेशन तो डेजर्ट में भी है, तो वो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसमें स्पेसिफिक प्लांट्स लगते हैं, तो हमें वो जानना चाहिए। मतलब हर बंदा जो है जाने के मेरे इलाके में लोकल दरख्त कौन से हो सकते हैं और उनको मैं कैसे फ़रोग दे सकता हूँ। तो जो इरीगेटेड प्लांटेशंस हैं, जिस तरह से पंजाब सारे में, क्योंकि दरियाओं के दरमियान में बेला फॉरेस्ट भी है और पानी अवेलेबल है नहरों के ज़रिए, तो वहाँ पे डफर प्लांटेशंस है या छांगा मांगा है या खुशाब साइड पे या इधर जहाँ पानी है। अब सिंध के किनारे पे जो हैं उनके, जहाँ पे आजकल खबरें भी आ रही होती हैं, उनके इर्द गिर्द भी फॉरेस्ट हैं। जब भी कोई रिवर बहता है उसके साइड्स पे भी फॉरेस्ट हैं, उनको रिवराइन फॉरेस्ट कहते हैं। और दरमियान में जो बेला फॉरेस्ट है, जो दरमियान में रिवर के अंदर बाज़ मिट्टी जमा हो जाती है, तो वहाँ पे बेला फॉरेस्ट होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अगर आम बंदा, जैसे आप बात करते हैं ग्रो करना है किसी ने, तो उनको ये है कि स्टार्ट में थोड़ी सी आपको करनी पड़ती है। जैसे अब प्लांटेशंस हमने की फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद में या मुख्तलिफ़ शहरों की रोड्स के किनारे, तो उनमें आप उनको मतलब स्टार्ट में ज़ाहिर है पानी देना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा टैंकर के ज़रिए लगातार। जब वो सस्टेन कर जाते हैं तो फिर वो खुद ग्रो करते हैं, फिर उनको नहीं ज़रूरत होती। अच्छा। तो इसलिए इनिशियल केयर ज़रूरी होती है। अच्छा मैम, मोस्टली लोग जो है हम घरों में भी प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हर घर में कुछ ना कुछ सब्ज़ा जो है वो होना चाहिए। अब ये बताइएगा कि पौधों की किस्में भी क्या इसमें इम्पैक्ट करती है कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से होगा, कि कौन सी पौधे की किस्म अगर लगेगी तो क्लाइमेट ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सकेगा? जी। अच्छा, इस लिहाज से ये है कि कौन से प्लांट्स क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो नॉर्मली ये है कि हर प्लांट जो है, हर पौधा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस मींस कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपनी खुराक बनाने के लिए और ऑक्सीजन खारिज करता है। तो ये तो कोई भी किसी किस्म का प्लांट होगा तो वो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा हो रहा है फ़िज़ा में, तो वो हर किस्म का प्लांट उसको कम करेगा। यानी क्लाइमेट चेंज कम करने के लिए तो हर प्लांट इस तरह से करेगा। लेकिन ये
डॉलर की कदर में कमी, इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 10 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आपको बताएं कि डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 10 पैसे सस्ता और इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हो रहा है, डॉलर बतदरीज नीचे आता हुआ नजर आ रहा है और डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। और आज इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 10 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है। निगरान हुकूमत की मौशी पॉलिसियां काम कर रही हैं और काम में आ रहा है और डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपने प्रोग्राम को। जी मैम, हम लोग जिक्र कर रहे थे प्लांटेशन के ऊपर। सो अब ये आप तो कह रही हैं और ये इसी के लिए अवेयरनेस के लिए ये काम चल रहा है, लेकिन ये अवेयरनेस के साथ साथ पाबंदी और फिर लाजमी कैसे हो सकता है? हर इंस्टीट्यूट अपने बच्चों के थ्रू, ऑफिसेज में अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू, और हुकूमत तो चलें खुद भी कर रही है काम, लेकिन ये कैसे ज़रूरी किया जा सकता है काम? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि हर बंदे को अपने लेवल पे करना है। पहली बात है मोहब्बत प्लांट के साथ। हाँ। ये तो हर बच्चे से लेकर हर घर में तरबियत होनी चाहिए। कोई नेगेटिव पहलू है क्या प्लांट का? नहीं, मेरे हिसाब में उस तरह से कोई नहीं है। जैसे कहा गया था कि जी हीट वेव्स हैं कराची में, फलां पौधा, ऐसा भी कुछ नहीं है। हर प्लांट जो है वो बेनिफिशियल है। और जब कोई भी किसी ने भी प्लांट्स लगाए हो तो उसको गली चलते बच्चे ठोकर ना मारें, वो ना करें, मतलब एक अटैचमेंट होनी चाहिए। वो जो प्यार है, मुझे लगता है देखे कि वो कम हो गया ना, वो हमें बिल्ड करना है दोबारा से। दूसरा ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम हर इदारा लगाए, हर चीज़ लगाए, थोड़ा सा उसमें इंसेंटिव्स होने चाहिए। खुद मतलब जो बॉस है या जो बड़ा है घर में वो इंसेंटिव दे। कोई बर्थडे है तो आप उस पर प्लांट्स की एक सेरेमनी रख लें। कोई आपका मतलब घरों में जैसे फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए हैं तो वो इनकरेज करें कि किसी घर में पहला फल लगता है तो उसको सेलिब्रेट कर लें। आप नेबर्स को बुला लें, खुद आ जाएं, फ्रेंड्स को बुला लें, और वो काटते हुए जैसे केक काटते हैं हम खुद, क्योंकि ऐसा ही करते हैं, तो इस तरह से इनकरेज करें। और हर इदारा और हर ऑफिस मुख्तलिफ डेज़ फिक्स कर सकता है या किसी के अचीवमेंट में रख सकते हैं कि जी ये फलां अचीवमेंट हुई तो इस पर हमने इतने ट्रीज़ लगा दिए। अब लगाएं कहाँ पे? मतलब पैचेस हैं, मतलब अर्बन, अब हम बात करते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री की, आप बात करें ना। अर्बन फॉरेस्ट्री में ये है कि बहुत सारे प्लॉट्स खाली होते हैं, बहुत सारे पैचेस बीच बीच में खाली होते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि उसमें या तो ओनर थोड़ा सा इंसेंटिव हो या कंपेल्ड हो कि वो लगाए, ट्रीज़ खुद लगाए। अगर ओनर नहीं लगा सकता, फर्ज करें खाली प्लाट पड़ा हुआ है, आसपास दाएं बाएं लोग हैं और वो कूड़े का ढेर बनने की बजाय थोड़े से उनको एक एग्रीमेंट तय कर ले गवर्नमेंट, मतलब ताकि मसला भी ना हो कि उनको इजाज़त हो थोड़े ट्री प्लांट करने की और ओनर को भी प्रॉब्लम ना हो और वो भी ना हो। तो अगर ओनर खुद कुछ प्लांट कर दे, देखिए उसको कहते हैं ब्लॉक प्लांटेशन। जब किसी एक जगह पे, क्योंकि मैं फॉरेस्ट ट्रीज़ के हवाले से बात कर रही हूँ, तो इकट्ठे जब बहुत सारे किसी एक पैच में लगाते हैं उसको कहते हैं ब्लॉक प्लांटेशन। तो अगर हर प्लाट में भी एक ब्लॉक प्लांटेशन बनी हो, एक तरफ चीड़ की है, किसी तरफ कीकर लगा हुआ, किसी तरफ शीशम लगा हुआ है, किसी प्लाट में कुछ लगा हुआ है, तो इससे बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज़ होगी, मतलब कुदरती हयात बेहतर होगी, चिड़ियाँ, परिंदे, तोते वो सब आएंगे, एक इकोसिस्टम बेहतर होगा। और क्लाइमेट लाजमी तौर आपने फील किया होगा कि जब हम थिक फॉरेस्ट के अंदर से गुजरते हैं, जब आप टूरिज़म पे जाते हैं तो आपकी एक फ्रेशनेस फील होती है। हाँ। अब इसी तरह से सफ़ेदे के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें से गुजरें तो एस्थमा के मरीज़ को आराम मिलता है। अच्छा। इस तरह से मुख्तलिफ ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनकी डिफरेंट, अब मोरिंगा आपने रिसेंटली देखा कितना हेल्दी है। तो क्योंकि पहले ये थोड़ा सा कट ऑफ था, एक यह है कि यूनिवर्सिटी की रिसर्च और आम लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पहुँच नहीं पाती। तो अब हम उस गैप को भी फिल कर रहे हैं कि जो रिसर्च हो वो लोगों तक पहुंचे, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, अवेयरनेस क्रिएट हो। अच्छा मैम, यूजुअली हमें ये लगता है कि पौधों के ऊपर इन्वेस्ट करना हमें काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि पौधे काफ़ी महंगे हैं कुछ जगहों पे। कुछ ऐसे पौधे सजेस्ट करें जो कि आमतौर पर घरों में लगाए भी जा सकें और लेस कॉस्टली भी हों। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग ये है कि अब पहले फॉरेस्ट्रीज के, अब घरों की मैं बात करती हूँ, कि उसमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ कलम से लगते हैं, कटिंग से लगते हैं, उन पे कोई कॉस्ट नहीं लगती। आप वंस परचेज कर लें। हाँ, जैसे ये ब्रायोफिल्म वगैरह होता है ना, जिसको पत्थर चट कहते हैं, या ये इसका नाम ब्रायोफिल्म या पत्थर चट का मतलब ये है ब्रायोफिल्म का प्लांट ऑफ लाइफ। तो उसको देखें तो उसमें अगर उसकी कटिंग्स लगा दें तो एक गमले से आप 10 गमले बना सकते हैं। और इसी तरह से कुछ फ्रूट प्लांट्स लगाएं जो आपने घर में खास तौर पर बात की ना, ग्रेप्स लगाएं, अंगूर की बेल लगा दें, वो कहीं भी जो आपको कंफर्टेबल कॉर्नर लगता है या एरिया लगता है, एक लैंडस्केपिंग भी हो जाएगी। मैं ये भी कहना चाहूँगी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि बच्चे या बच्चियाँ यंग जो हैं वो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सीखें, लैंडस्केपिंग सीखें घरों की या आसपास के एरिया की। तो लैंडस्केपिंग जब आप करते हैं तो आप फ्रूट ट्रीज़ भी लगा रहे होते हैं, फ्लावर्स भी लगा रहे होते हैं,
तो उनमें वो मिल भी जाते हैं आराम से। तो फ्रूट ट्रीज़ में ये है कि जितने इंडिजिनस ट्रीज़ हैं, अब हम ये प्रमोट करते हैं एनवायरनमेंट वाले कि जो लोकल हमारे अपने ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा फ़रोग दिया जाए। अच्छा। मसलन फ्रूट ट्रीज़ तो इसलिए भी ज़रूरी हैं कि एक फूड सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी हैं। तो अब लोग कहते हैं कि जी मोटरवे के गिर्द लगा दिया जाए फ्रूट ट्रीज़, तो वो नहीं है, क्योंकि एज ए फॉरेस्टर आई विल नॉट रिकमेंड, या लोग हम रिकमेंड नहीं करते कि फ्रूट ट्रीज़ को सड़क के किनारे लगाया जाए। सही बात, क्योंकि उसमें गाड़ियाँ स्लिप होने का ख़तरा होता है, फिर फ्रूट गिरता है, फिर उसमें मक्खियाँ परिंदे आते हैं, तो देट आर नॉट फिजिबल फॉर रोड्स ना। लेकिन घरों में फिजिबल हैं, जितनी गलियों में स्ट्रीट्स में पैचेस खाली हैं उन जगहों पे। अच्छा मैम, हमने ये सारी डिस्कशन की इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर और कुछ बेनिफिट्स भी आपने बीच में बताए, लेकिन एज ए होल हमारे इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट चेंज की जो हम बात करते हैं, ये पॉजिटिव तरीके से क्लाइमेट चेंज कैसे होगा थ्रू फॉरेस्टेशन? एक तो पहली मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर करेंगे ना, इसको कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वो होती है। और क्लाइमेट चेंज में हीट कम होती है, जिससे हमारी बहुत सारी जो डिजीज़ आ रही हैं ना वो कम होती हैं। मतलब जितना ज़्यादा कवर्ड एरिया होगा उतनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर साफ़ होगी, और हम ये जितनी माइन्यूट चीज़ें ना, जैसे मच्छर मक्खी, ये लोग जितना छोटा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका एक अपना माइक्रो क्लाइमेट होता है। एक बड़ा क्लाइमेट है ना, एक उससे छोटा एक लोकल क्लाइमेट, एक उनका माइक्रो क्लाइमेट होता है। और जो ही थोड़ा सा माइन्यूट चेंज टेम्परेचर में आएगा ना, तो वो ये चीज़ें फिर फ़रोग पाती हैं। कोविड इसकी एग्जांपल है, जो ही आपके टेम्परेचर में फ़र्क आएगा तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ़रोग पाएंगे। तो इसलिए प्लांट से ये है कि आप कूलिंग का इफ़ेक्ट होता है, और दूसरा क्लाइमेट चेंज में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग कम होती है, जिसकी वजह से ओजन का अब काफ़ी सस्टेन हो गई है, साइंटिस्ट के बार बार कहने की वजह से भी, और लोगों ने ताउन किया। तो इस तरह से मजीद हम क्लाइमेट चेंज को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है मैम, जहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं वहाँ पे हम एक टर्मिनोलॉजी बड़ी हमें सुनने को मिलती है, वाटरशेड मैनेजमेंट। जी, इसको भी थोड़ा सा इलैबोरेट कर दें ताकि आम सुनने वालों को समझ आ सके। अच्छा, वाटरशेड मैनेजमेंट और रेंज लैंड मैनेजमेंट, क्योंकि मेरी डिग्री के साथ आपने बताया कि फॉरेस्ट्री एंड रेंज लैंड मैनेजमेंट ये साइड बाय साइड चलती हैं, मिलती जुलती चीज़ें हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट मीन्स के जितना कोई एरिया किसी रिवर के अंदर चैनलाइज होके आ रहा है, जैसे एक बेसन है, जैसे एक बेसन चैनल होके एक नुक्ते पे आता है, तो वो पूरा जो बेसन का एरिया दैट विल बी कॉल्ड वाटरशेड ऑफ दैट पॉइंट। जैसे नीलम झेलम रिवर है ना, तो जो नीलम झेलम के ऊपर का एरिया है सारा, वो दैट विल बी कॉल्ड वाटरशेड एरिया। तो अब वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब है कि जैसे मंगला के ऊपर या रिवर झेलम के ऊपर या इनके ऊपर के जो एरियाज हैं उनको हम इतना ज़बरदस्त मैनेज करें कि या तो हम ट्रीज़ लगाएं या हम ग्रासेस लगाएं, वो कवर्ड होना चाहिए। तो फिर सिल्टेशन नहीं होगी, सॉइल इरोजन नहीं होगी, और वाटरशेड मैनेजमेंट होगी तो फ्लडिंग नहीं होगी। रिवर्स हमारे की बॉटम ऊपर आ जाती है ना, इतनी सिल्टेशन हो जाती है, पीछे से इतनी मिट्टी आ रही होती है कि रिवर्स की तय ऊंची हो जाती है, तो फ्लडिंग होती है। तो इसलिए ट्रीज़ का रोल फ्लडिंग को रोकने में भी नो डाउट। वेल, थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा लगा आपसे बात करके, और यही सीख है कि प्लांटेशन हम लोग अक्सर आप लोगों को कहते रहते हैं, लेकिन आज तमाम तर बेनिफिट्स भी आपको बता दिए, तो एक एक पौधा सब लगाएं। एक ब्रेक, हमारे साथ रहें। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादों में कश्मीरी अवाम को इस तस्वाब राय के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत इस तस्वाब राय मसला कश्मीर का वाहिद हल है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का फ़ौरी हल आलमी बरादरी की ज़िम्मेदारी है। पैदा करने से बेहतर था मेरे को 3.5 मरले का प्लॉट खरीद लेते। अगर आप 50 साल भी वो प्लॉट रख ली थी ना, तो आज भी उसने 3.5 मरले का ही रहना था। सारे मार दियांगा नहीं लगा अपनी है कहानी, सबको है सुनानी, अपनी जुबानी एक है अदकार, दूजा बेकार, डीजे पे तो है। तू वैसे भी चलती फिरती फिल्म ही लगता है। यहाँ मिलेंगे सब रंग हम, ऐसे ना दूर जाइए, मिल गया
जरा अब अंदर तशरीफ लाइए। वंस अगेन वेलकम बैक। और बदलते मौसम के साथ बहुत सारी चीज़ें और भी बदलती हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा मसला जो मर्द हज़रात को पेश आता है वो ये है कि किस तरीके से हम नए ट्रेंड्स को फॉलो करें, किस तरीके से हम कौन कौन से कलर्स को फॉलो करें, वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि आप कौन कौन सी ड्रेसिंग कर सकते हैं, आप अपने ड्रेसेस में कौन कौन से कलर्स शामिल कर सकते हैं, कौन सी थीम शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आप फिलहाल जो है हमारी स्क्रीन पे मेरे को होस्ट को भी देख रहे हैं तो ये भी आपको साथ साथ गाइड करेंगे। अच्छा हाँ, मुझे अक्सर लोग ये पूछते रहते हैं कि आप जो है ना वो कहाँ से करवाते हैं, और मैं उनको बताता भी रहता हूँ जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उधर इंस्टाग्राम या किसी भी जगह पर। सो बहुत सारे जो है ना वो अच्छे लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन्हीं में से एक शख्सियत आज हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सो जो ये टिप्स देंगे आप उन पर काम करें, डेफिनेटली जो है ना वो आपको फ़ायदा होगा। सो वन ऑफ द ग्रेट डिज़ाइनर फ्रॉम इस्लामाबाद वी हैव विद अस मोहम्मद ज़ीशान शेख साहब, जो कि रन कर रहे हैं क्रश मेंस वेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल। तबीयत ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो मुझे ये बताएं कि मौसम चेंज हो रहा है और लिमिटेड ऑप्शंस भी होते हैं मर्दों के पास, और हर दफ़ा जब मौसम चेंज होता है तो ये चैलेंज आता है एक फ़ैशन डिज़ाइनर के ऊपर। तो इस दफ़ा क्या कुछ नया ट्रेंड में आ रहा है या वही चीज़ पुरानी है बस कुछ नए अंदाज में पेश कर रहे हैं? देखिए मेंस वेयर में हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बहुत रेंडमली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसमें हम जो फोकस करते हैं जिस चीज़ों में वो है फैशन, फैब्रिक, फिनिशिंग, कट लाइन। इसमें बहुत कम चेंजेस होती हैं, हमारे पास खेलने का मार्जिन बहुत कम होता है। जैसे लेडीज़ में जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कट्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। मेंस वेयर में आके हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और फिर एज वाइज भी हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है कलर्स और शॉर्ट होते जाते हैं। ऑलरेडी 7-8 कलर्स हैं, और जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है लोग लिमिटेड होते जाते हैं, वो 4-5 कलर्स पे आ जाते हैं। तो उन्हीं के टिंट्स एंड शेड्स के साथ हमने प्ले करना होता है अकॉर्डिंग टू वेदर। ज़ीशान, आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन से कलर्स जो हैं वो स्पेसिफिकली जो मेंस वेयर में चल रहे हैं आजकल? देखिए अब तो सीज़न जैसे अब विंटर आ रहा है तो विंटर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, विंटर के फैब्रिक्स भी बहुत अच्छे होते हैं, विंटर के कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और क्योंकि गर्मियों में आप बड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि फैब्रिक लाइट वेट्स हों, लाइट वेट में वो फीलिंग वो फिनिशिंग नहीं होती है जो हैवी फैब्रिक्स में। या आपको बस जैकेट्स आ जाती हैं, कोट्स आ जाते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो इस बार जैसे हर बार हम एनालाइज करते हैं कि इस बार जैकेट्स ज़्यादा होंगी, स्वेटर्स ज़्यादा होंगे या कोट्स ज़्यादा होंगे। तो इस बार जो मेरी एक वो फोरकास्ट है वो यही है कि सूट्स कोट्स ज़्यादा होंगे, हाँ कोट्स ज़्यादा होंगे, और उसमें डिफरेंट स्टाइल्स आएंगे। लोग कैजुअल वेयरिंग में स्पोर्ट्स ब्लेजर्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आ रहा है। दरअसल लोगों के ज़हन में जब ब्लेजर का नाम आता है तो वो एक फॉर्मल ब्लेजर को ही ब्लेजर समझते हैं। असल में पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स ब्लेजर्स चलते हैं जो कंफर्टेबल ब्लेजर्स होते हैं, आप जिनको पहन के कार ड्राइव कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। तो वो रूटीन लाइफ में पाकिस्तान के फैशन में इन होंगे। तो ये जो स्पोर्ट्स ब्लेजर होते हैं ये फिर बनते भी खास फैब्रिक के होंगे, नॉर्मल फैब्रिक के तो बनते नहीं होंगे? उनमें स्टिच फैब्रिक्स ज़्यादा होते हैं और उनकी स्टिचिंग प्रोसीजर डिफरेंट है फॉर्मल ब्लेजर्स के। फॉर्मल ब्लेजर्स में पैडिंग्स फ्यूजिंग्स थोड़ी सी हार्ड होती हैं, आप इजीली मूव नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स ब्लेजर्स में इजी होती हैं, पीछे लाइनिंग्स यूज़ नहीं होती हैं, सिंपल फैब्रिक्स होते हैं। उसकी और इसकी थोड़ी सी स्टिचिंग में डिफरेंस है। ठीक है। और जब हम लोग सर्दियों का जिक्र करते हैं आपने स्पोर्ट्स ब्लेजर को बता दिया, लेकिन ओवरकोट्स का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो भी अब लास्ट 2 ईयर्स से एक कॉन्सेप्ट इन होता जा रहा है दोबारा। अगर आपको याद हो बीच में गायब हो गया था, बीच में गायब हो गया था। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लेदर जैकेट्स का। लेदर का फैशन पिछले 10 साल से नहीं था, अब दोबारा लोग इंपोर्टेड जैकेट्स के साथ रेक्सिन से, पैराशूट से, इवन फैब्रिक से, ये तीनों जैकेट्स पिछले 3 साल में चल गई। ठीक है। अब दोबारा लेदर एंड फर्ज इन होंगे। अच्छा माजरत में आपकी जगह ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं एक आम बंदे के लिए जब हम सिखाने के लिए अगर बैठे हैं, सर्दियां आ रही हैं, लेदर का आपने जिक्र किया, एक अच्छी लेदर जैकेट जो है अगर वो आप पता करने जाते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि वो चेक करने का तरीका क्या होता है? कोई कहता है कि यूं आग लगा के चेक करो, कोई ये करता है वो करता है, लेकिन ये कैसे पता लगता है कि लेदर और रेक्सिन में फर्क? अच्छा, अक्सर मैं लोगों के सुनता हूँ तो बड़े मिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, कहते हैं यार ये होता आर्टिफिशियल लेदर है, ये मिक्स्ड लेदर है। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, या लेदर होता है या लेदर नहीं होता, ये स्किन है ना,
या ये स्किन है या ये स्किन नहीं है। हाँ। ये मिक्स्ड लेदर या ये आर्टिफिशियल लेदर या मिक्स्ड लेदर, आप जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर लें वो 2 to 3 ईयर्स में एक्सपायर हो जाएगा। लेदर जैकेट आपकी कभी लाइफ टाइम एक्सपायर नहीं होगी, ये आपकी स्किन की तरह है। अगर ये अच्छी प्रोसेस हुई हुई है, कलर फेड जरूर हो सकता है, वो भी रिपॉलिशेबल है। हाँ, रेक्सिन पॉलिशेबल नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी स्किन आपने देखा होगा कि रिमूव होना शुरू हो जाती है। और लेदर की सबसे अच्छी जो वो चेक करने का तरीका है वो उसको जला के ही चेक करने का। उसको हल्का सा लाइटर या कोई भी दाग लगाएंगे तो उसकी स्मेल से आपको फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि ये लेदर है या ये रेक्सिन है। ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा ज़ीशान, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि मेंस वेयर में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपके फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं जो कलर का ध्यान रखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो फिटिंग का ध्यान रखते हैं, तो क्या क्या चीज़ें बेसिक हैं जो कि आपको अपना एक आउटफिट चूज़ करते वक्त सोचनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा मेंस वेयर में तो देखना होता है कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, आपका स्टाइल ऑफ। आप देखें, एक बंदा एक आउटलेट पे काम कर रहा है, उसके लिए वार्डरोब और तरह का चाहिए। एक बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, उसका कंफर्ट लेवल और है, वो इजीली काम कर रहा है, उसके लिए वार्डरोब्स और हैं, कलर्स और हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है एसेसरीज जो हैं, आप शूज़ कैसा पहन रहे हैं, आप घड़ी कैसी पहन रहे हैं, आप रिंग अगर यूज़ करते हैं तो उनकी मैचिंग्स कैसी हैं। ये छोटी छोटी एसेसरीज जो होती हैं ये आपकी ड्रेसिंग को कंप्लीट करती हैं बेसिकली। ठीक है, एग्री। सो फिटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? फिटिंग तो अब ये भी वही मैंने आपको बताया ना, हर किसी का एक अपना कंफर्ट लेवल है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा किया ये बात करके। कोई स्लिम फिट पहनने में खुश है, कोई रेगुलर फिट पहनने में खुश है, कोई क्लासिक फिट पहनने में। वरना लोग चाहते हैं कि हर किसी को एक मॉडल बॉडी में फिट करके उसकी साथ जो है ना कपड़े लगा के वही होने चाहिए। नहीं, देखिए ये अब वेट पे डिपेंड करता है ना। अगर आपका वेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, आप जितना फैब्रिक लूज पहनेंगे उतना बेहतर आएगा। उसमें बहुत सारी जो मेन चीज़ होती है वो शोल्डर से रिलेटेड होती है कि हाउ टू मैनेज द शोल्डर इन कटिंग। अगर प्रोडक्ट सही कट हुआ है, अगर वो लूज भी पहना हुआ है तो आप मोटे नहीं नजर आएंगे। ठीक है। और अगर आपने फिटिंग में भी पहना हुआ है और वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं है तो उसमें आपकी शेप नहीं आएगी। ठीक है। सो बेसिक वार्डरोब का जो जिक्र होता है, और उस बेसिक वार्डरोब पे बहुत सारे हमें यूट्यूब पे चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन सर्दियां आ रही हैं तो इन सर्दियों में क्या क्या बेसिक वार्डरोब में आपके पास है तो आप नया ना ख़रीदें, और अगर नहीं है तो वो ख़रीद लेना चाहिए, बताएं। आपके पास सबसे ज़रूरी तो हाईनेक्स होने चाहिए। हाईनेक बहुत फैशन में आ रहे हैं। आपके पास ब्लैक, ये ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर बहुत इन है न्यू कलर्स में। आपके पास स्किन क्रीम कलर का हाईनेक ज़रूर होना चाहिए। उसमें आपके पास ऑप्शंस आ जाती है, आप जैकेट पहने, कोट पहने, कुछ भी पहने तो आप इजीली हाईनेक्स के ऊपर पहन सकते हैं और वो बड़े स्मार्ट लगते हैं। ठीक है, ओके। सो आपका यही कहना है कि ज़्यादातर फोकस जो है ना वो हाईनेक्स पे होना चाहिए विंटर में। आपके जो ब्रांड है और आपकी अपनी डिज़ाइनिंग का ज़्यादातर काम है फेस्टिविटी पे। सो सर्दियों में शादियों का सीज़न भी एक लंबा आ रहा है, तो उसमें कुछ नया इन आ रहा है? जी, अब इस दफ़ा बहुत अच्छा है कि रबीउल अव्वल एंड विंटर सब सीज़न सब कुछ बहुत अच्छे टाइम पे आ रहा है। भी सर्दियों में हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि रबीउल अव्वल में सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं, चाहे वो किसी भी माह में आ जाए। तो इस बार तो वेदर भी बहुत अच्छा होगा, फिर थ्रू आउट बड़ी ईद तक विंटर सीज़न पाकिस्तान में फुल अरूज पे होगा। तो इस बार बहुत डबल लेयर्स इसीलिए बहुत ज़्यादा आ रही हैं, शेरवानीज़ में भी, वेस्ट कोट्स में भी। जैसे अब हम सिंगल लेयर शेरवानीज़ वगैरह यूज़ करते थे, अब सब कुछ डबल लेयर्स में आएगा, वेलवेट में आएगा, इवन ट्राउजर्स वेलवेट के हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं विद शेरवानीज़। तो इस तरह की चीज़ें इवेंट्स पे ज़्यादा इन होंगी। कलर कॉम्बिनेशंस कौन कौन से मिलेंगे फेस्टिविटी के लिहाज से? ये भी डिपेंड करता है कि आपका इवेंट क्या है। मेहंदी एक ऐसा इवेंट है आप जिस पे कोई भी अच्छा शो चमकीला कलर पहन सकते हैं। बारात में आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं 2-3 कलर्स पे ही, जैसे या आप लाइट कलर्स में जाएंगे या डार्क कलर में जाएंगे। लाइट कलर की बात करेंगे तो क्रीम, स्किन, गोल्ड, ये शेड्स रहेंगे। डार्क कलर में आपका ब्लैक और ब्लू हमेशा से इन रहता है और रहेगा। वलीमा पे आ जाएंगे तो उसमें अब ऑफ वाइट बहुत इन है वलीमा के लिए, निकाह के लिए वाइट बहुत इन है। हर इवेंट पे डिपेंड करता है। ग्रे सूट वलीमा पे बहुत अच्छा लगता है, उसमें आपके साथ ब्राइडल के साथ मैचिंग में पॉकेट स्केयर आ जाता है, टाइज आ जाती है। अब अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बिल्कुल ही कोशिश करते हैं कि हम ब्राइड के साथ मैच कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ऑपोजिट यूज़ करें, आप अपनी एसेसरीज को मैच करें, ना कि आप मेन वार्डरोब को मैच करें। अच्छा, एक और मैंने चीज़ सुनी है पिछले दिनों, वो ये कह रहे हैं कि अब जो है ना वो फुल शूटिंग का रिवाज ओल्ड होता जा रहा है और कैजुअल शूटिंग की तरफ लोग आ रहे हैं। ये कैजुअल शूटिंग क्या होती है? कैजुअल शूटिंग्स तो देखिए, आप नॉर्मल ये स्पोर्ट्स ब्लेजर, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये बेसिकली कैजुअल शूटिंग है। अच्छा। आप इसको इवेंट्स पे यूज़ नहीं कर सकते। इवेंट पे आपको पार्टी वेयर शूटिंग एक अच्छा पार्टी वेयर शूटिंग हो रहा है, कैजुअल शूटिंग हो रहा है और फॉर्मल वेयर और है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। इन तीनों के फैब्रिक्स अलग अलग है, इन तीनों को डिजाइन करने का तरीका अलग अलग है। एग्री। अच्छा, एक्सेसरीज के बारे में भी थोड़ा बताएं, क्योंकि
नॉर्मली लोगों को जो होता है वो दो ही चीजें पता होती है, या तो पॉकेट स्क्वायर पता होता है या फिर ब्रोच का पता होता है, वो भी थोड़ा सा और डिफाइन अब तो बहुत पॉकेट हमारे पास है भी क्या, यही तो दो चीजें बचती हैं। भी यही है, घड़ी है, रिंग है, फिर अगर आप सूट्स पहन रहे हैं तो कफलिंग्स हैं, टाई ग्रिप्स हैं, शूज़ हैं, सॉक्स हैं, बेल्ट्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, सो ज़िशान भाई, कोई आप चाहते हैं अगर एंड पे कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं फॉर रिलेटेड टू मेंस, या कुछ कहना चाहते हैं जो हम मिस कर रहे हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि क्यों हम ब्रांड्स पे जाएं, वो अगर एक्सपेंसिव हैं तो हम उन पे क्यों जाएं। उसके पीछे आपको भी थोड़ा आइडिया होगा कि एक पूरी चेन होती है, चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, एक थीम बन रही होती है, कॉन्सेप्ट लिया जाता है, इंटरनेशनल फोरकास्ट देखी जाती है कि क्या है, फिर अपने कल्चर के लिहाज से कन्वर्ट किया जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। तो इसलिए थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस होता है लोकल मार्केट में, बट उसकी और हमारी जो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं उनकी क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते तो यू गो फॉर द बेस्ट। वेल, बेहतरीन हो गया। वेल, थैंक यू सो मच ज़िशान भाई फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि बहुत सारा सीज़न अब आने वाला है, शादियों का भी और फेस्टिविटी भी सीज़न है, तो ज़रूर जो है वो आप लोग जाएं डिज़ाइनर्स के पास और ख़र्चा करें। और बहुत सारे अच्छा आइडियाज़ पहनावा पहनना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। वेल, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ एक फिजियो ट्रेनर मौजूद होंगे। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। इस डब्बे के अंदर नहीं है बाबा, ये कहीं और है, लेकिन इस मशीन की मदद से हम इन सबको देख सकते हैं। आज की दुनिया तो बड़ी तरक्की कर चुकी है भाई। बेटा जानी, मुझे तो लगता है सब लोग पागल हो गए। इन सबको तेरे लड़की होने पे हैरत नहीं हो रही? मैं आप लोग को क्या नजर आ रहा हूँ? आ रहा हूँ। अरे बाबा, क्या भूत बनाने वाली मशीन बना रहे थे? बस बेटा, मैं महंगाई हूँ, मैं बगैर बताया आता हूँ। मैं बिना कीमत के पूरी फाइल आपको दे दूंगा। अरे आप घर जाएंगे और फाइल लेकर आएंगे, फाइल तो मेरे हाथ में। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, सेठ तेरे बच्चे दिए हैं बाबा। जल्दी से माल समेटो और निकलने वाली करो। वो बच्चों है ना, वो मुझे सोने का सेट देने वाला है, एक बार वो हाथ आ जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं बताऊं भी क्या कर सकता हूँ? अबे खुदा का वास्ता बता दे तू। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। और यूजली हमारे पास बहुत सारे एथलीट्स होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ बड़ी वो कर रही होती, फैसिनेट कर रही होती है कि किस तरीके से ये अपनी हेल्दी लाइफ का ख्याल रख रहे हैं, किस तरीके से अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं। तो आज हम उस पर बात करें। एग्जैक्टली, और उसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें एक फिजियो ट्रेनर जो कि मुख्तलिफ जिम्स में इस्लामाबाद के अवेलेबल हैं। आप इनसे सेशंस भी ले सकते हैं, लेकिन इनका मेन फोकस एरिया जो है वो है एथलीट्स को तैयार करना, और उसमें बॉक्सिंग के हवाले से भी इन्होंने तैयार किया है, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ भी इन्होंने काम किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी अली रज़ा फिजियो ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं अली? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अली, मुझे ये बताएं कि कितना ज़रूरी होता है किसी भी एथलीट के लिए उसके साथ फिजियो ट्रेनर होना, और फिजियो ट्रेनर के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सर, एक तो ये है कि उनका गोल टारगेट जो एक एथलीट का है वो नॉर्मल जो एक इंसान उससे बहुत ज़्यादा हाई फाई होता है, उनकी ट्रेनिंग बहुत हाई होती है, तो उस हवाले से हमें उनकी स्टैंडर्ड एंड कंडीशनिंग वो देखना होता है। फिर ट्रेनिंग के बाद उनके जो स्पेशली बोन अलाइनमेंट और मसल रिलैक्सेशन है उसके ऊपर प्रॉपर बात होती है, तो उसमें फिर उनको प्रॉपर सेशन दिए जाते हैं। उनमें काफ़ी मेरे स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेनिंग कर चुके हैं। इससे के साथ साथ मैं MSL में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग कर चुका हूँ,
और डिफरेंट आई नो, बल्कि हमारी टीम थी एक, ठीक है, और उसके अंदर भी अली फिजियो ट्रेनर थे हमारे साथ, और मैंने इनके साथ सेशंस जो हैं वो लिए हुए हैं, सो आई नो कि ये जो है ना वो बड़ा अच्छा बॉडी रिलैक्सेशन पे काम करते हैं। अच्छा, ये जो ये कॉन्सेप्ट अब आ गया है बॉडी रिलैक्सेशन का, सो ये बॉडी रिलैक्सेशन में क्या कोई टारगेट पॉइंट्स होते हैं, और ये बॉडी रिलैक्सेशन क्यों की जाती है? बहुत ज़्यादा एक्सर्शन और बहुत ज़्यादा जब थक जाते हैं उसके बाद, या वैसे ही डेली रूटीन में? बेसिकली सर सर्वाइकल इशू, लोअर बैक पेन इशू ये बहुत बाद में आते हैं, उससे पहले हमारी हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, जैसे झुक के मोबाइल को देखना, और वो फिर एक ऐसी आदत बन जाती है कि उसकी वजह से शोल्डरों का भी झुकाव आ जाता है, और इसी लिए जो है लोग ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग के बाद सेशन लेते हैं, और आप भी माशाल्लाह जब सेशन ले चुके थे तो फिर आपने भी माशाल्लाह एक बेटर फील किया होगा, तो इसलिए आज मैं आपके पास हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िटनेस के साथ साथ अपनी बॉडी को डीप जो है वो देखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे जो स्विमिंग करते हैं, कुछ लोग मसाज करवाते हैं, मगर अपनी ज़ात की केयर करनी ज़रूरी है किसी भी लिहाज से, किसी भी मामले में। अली, थोड़ा सा ना ट्रेनिंग्स के बारे में बताएं कि कौन कौन सी ट्रेनिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं और कौन कौन से सेशंस आप करवाते हैं? मैम हम तो जो है हमारे पास क्रॉसफिट भी है, फिटनेस भी है, और इसमें और जिद्दत भी है। जो एक्चुअल है वो है हम बोन अलाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसमें आप कायरो कह लें। तो बट ये कि जब आप शुरू होता है तो वो प्रॉपर पूरी बॉडी का एक 25 मिनट का सेशन होता है, उसमें प्रॉपर जो है एक ऐसा है कि जैसे तो ये बोन अलाइनमेंट एक सेशन में हो जाती है? ये एक सेशन में तो जिसका हमें स्टार्टर में पता चलता है कि कितनी स्टिफनेस है और क्या क्या इश्यूज़ हैं, और जैसे उनकी हैबिट्स का पता चल जाता है एक ही सेशन में कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा आवाज़ें आ रही बोन अलाइनमेंट में। तो ये फिजियोथेरेपी के साथ एक डिपार्टमेंट से मिक्स है। ठीक है। फिजियोथेरेपी ये है कि जब आपको चोट लगती है, कोई मसला आता है, वो और चीज़ है। बोन अलाइनमेंट में ये होता है कि आप बिल्कुल होते ठीक है, मगर आपके पोस्चर इशू हो जाता है, जिसकी वजह से आप में पर डे जो है ना वो मसल रिलैक्सेशन देनी होती है, पर डे ऐसी एक्सरसाइज करवानी होती है जिससे वो उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अच्छा, मुझे नॉर्मल हमारे जो नाजरीन हैं उनको समझने के लिए बताएं। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि स्पोर्ट्समैन की जब इंजरी हो जाती है, बड़ी बुरी हालत में वो होते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वो रिकवर करके उसी तरीके से अपनी गेम में इन होते हैं, या कुछ की जिनकी बहुत बुरी हालत होती है वो उस तरीके से रिकवर नहीं कर सकते। तो आम बंदा ये सोचता है कि हमें थोड़ी सी लगती है, हम नहीं सर्वाइव कर सकते, तो ये कैसे इतनी मुश्किल चोट के बाद भी ठीक हो जाते हैं? तो वो कौन कौन सी थेरेपीज़ होती हैं जो घर पर भी हम कर सकते हैं अपने मरीज़ को विदाउट फिजियो ट्रेनर भी अगर हम करवाना चाहें? देखिए, ये तो अगर नॉर्मल चोट है तो वो मेडिसिन से गुजारा हो जाता है। क्योंकि ये एथलीट है, प्लेयर हैं, ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इनकी खिदमत के लिए जो कैमरे के बिहाइंड द सीन 3 लोग इनकी खिदमत में होते हैं, जो इनको प्रॉपर देख रहे होते हैं। उनमें डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, उनमें नी स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, तो ये सारे के सारे इनको एक पूरी टीम वर्क बन के इनको देख रहे होते हैं। तो इंतज़ाम भाई मेरे पास माशाल्लाह जब थे MSL में, तो हमने उनको भी देखा, तो वो माशाल्लाह बॉडी वाइज बहुत पावरफुल है, ना नज़र बस है। मगर ये कि जब एक उनको डीप सेशन दिए तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो 20 साल पहले हो चुकी थी पता अब चल रही थी। रीज़न ये है कि इन्होंने अपना दिन रात एक किया होता है। फिर हम जब प्रॉपर इनको चेक करते हैं, ख़ास तौर पे जो प्लेयरों को आजकल बहुत इशू है, नॉर्मल इंसानों का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये जब भी लड़ते हैं तो बहुत जी जान से लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हमें खुशी होती है कि इनकी लोगों की खिदमत करें। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हमारा एक इवेंट हुआ था, वहाँ भी हमने अपने प्लेयरों को सेशन दिए थे, तो काफ़ी लोग बाहर से आए थे, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तो आपने बल के साथ ही थे जी। अली, आपको पता है कि यूजुअली जो एथलीट्स होते हैं वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपनी फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन आम लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी हेल्दी लाइफ के लिए अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें। तो क्या बेसिक एक्सरसाइजेस हैं या क्या बेसिक फ़िटनेस के तरीके हैं जो कि उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने चाहिए? बेसिक एक्सरसाइज ये है कि अगर आप जैसे जिम में एंट्री करते हैं तो आप 20-20 मिनट कार्डियो मत करें, 5 मिनट लेप्टिकल कर लें, 5 मिनट सीटेड साइकिल कर लें, और जस्ट ट्रेडमिल पे 3 मिनट या 4 मिनट जो है ना वो जस्ट जॉग कर लें। उसके बाद आप मिक्स वर्कआउट शुरुआत करें। अक्सर आपको ट्रेनर मिल जाएंगे, आपको समझाने वाले मिल जाएंगे, एंगल ठीक करने वाले मिल जाएंगे, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो हर एक लड़की लड़के को मेरे ख्याल से फ़िटनेस करनी चाहिए। फ़िटनेस बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को खूबसूरत दिखने का हक है, मगर पर डे खाली खाना खाना अच्छी बात नहीं है, अपनी पर डे अपनी ट्रेनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और कितना हफ्ते में अगर आप कितने आवर्स की एक्सरसाइज कर लें तो इट्स इनफ फॉर यू? ये 45 मिनट की जो एक्सरसाइज वो लाजिम है, ज़रूरी है पर डे, जिसमें आप 30 मिनट आप एक्सरसाइज कर लें और जो 15 मिनट है आपके जिसमें आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या इंसान खुद अपनी बॉडी रिलैक्स कर सकता है स्ट्रेचिंग के थ्रू? वो अगर योगा वाले हैं वो खुद इजीली कर सकते हैं,
तो ये जो स्ट्रैटेजिक या डायनामिक स्ट्रेटजीज का जो जिक्र होता है बिफोर ये एक्सरसाइज और आफ्टर एक्सरसाइज, वो कुछ कर सकते हैं, मगर जो डीप जाने के लिए वो एक जो है ना एक कायरो या फिजियो वो साथ रखना जरूरी है। कायरो से डर लगता है ना जी, कायरो आजकल हमारे यहाँ पे तो सर्टिफिकेशन भी उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो बंदा गर्दन यूं रखे बस यूं ही हो जाए, फिर उसके बाद नहीं। आपने मेरे से सेशन लिया अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो खुद समझदार हैं, तो आप फिर नेक्स्ट वीक दफ़ा आए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ उसमें कुछ है जिसमें सर्टिफिकेशन भी बहुत छोटी चीज़ है। सर्टिफिकेशन होती है 1 माह की 2 माह की, वो अलग चीज़ें हैं, वो 1 हफ़्ता पढ़ा के अलग कर देते हैं। इसमें प्रॉपर जो है आपको साथ साथ वर्क करना होता है, साथ साथ पढ़ना होता है, तो आपकी स्टडी बहुत वो मैटर करती है। अच्छा, ये जो कभी कभी नमाज़ पढ़ते हुए या आप उठते बैठते हैं, आपके जॉइंट्स से आवाज़ें निकलती हैं, ठीक है, और आपको फील होता है कि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन है, ये दूर हो सकती है? ये भी दूर हो सकती है, मगर इसके लिए वही बात है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे जिम में जाते हैं उनको नॉलेज नहीं होता, वो जाते हैवी वेट उठाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के उनको पहले वार्म अप ज़रूरी है, जब वो वार्म अप करते हैं फिर वो ट्रेनिंग करें, और ट्रेनिंग के बाद फिर वो मसल रिलैक्स करें। अगर वो मसल रिलैक्स नहीं करते उसी वजह से ये प्रॉब्लम तो मसल रिलैक्स करना ज़रूरी होता है। यस, ये ज़रूरी। अब मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, मसल रिलैक्स करने के लिए अगर आपके पास कोई ट्रेनर नहीं है तो आप कैसे करेंगे? नहीं, अब तो हर जिम के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में हर जिम में हैं, अवेलेबल हैं, और अगर ख़ुद से करनी है तो वो ईजी जो एक 2 से 3 एक्सरसाइज हैं वो इजीली कर सकते हैं, मगर वो उसमें वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा, साथ में कोच होना ज़रूरी है। ठीक है अली, हमारे लोग यूजुअली जब जिम्स जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडमिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करें। ये बताएं कि फ्लोर एक्सरसाइजेस और मशीन एक्सरसाइजेस का बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है? मैम देखिए, अगर हमारी जो एनर्जी है ना, कुछ लोग जाते ही कार्डियो करना शुरू कर देते हैं। कार्डियो जो है ना वो आफ्टर ट्रेनिंग होना चाहिए उससे, क्योंकि उसके बाद ही उनके मसल रिलैक्स होंगे ना। तो पहले वो ट्रेनिंग शुरू करें लाइट वेट के साथ, फिर वो अपने कोई भी 2 मसल ट्रेन कर लें, और उसके बाद वो जो है वो कार्डियो करें। जब वो कार्डियो करेंगे, ट्रेडमिल करके इलेप्टिकल करेंगे, तो उनकी बॉडी में निखार ज़्यादा आएगा, और वो उनका फैट लॉस जल्दी होगा, उनकी हार्ट बीट कंट्रोल होगी, उनका डाइजेस्ट निज़ाम जो है ना वो बेहतर होगा। जी ठीक है। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले भी अपने एक बात में एक पॉइंट डिस्कस किया था जो आप वैसे भी उसका जिक्र करते रहते हैं, सेल्फ केयर का। तो सेल्फ केयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, सेल्फ केयर में तो खाली बॉडी तो नहीं है, उसमें आपके हेयर हैं, उसकी आपकी आंखें हैं, इमोशनल। जी और इमोशनल जो है, इमोशनल ये कि जब आप डीप थॉट्स में चले जाते हो, आप ज़्यादा सोचने लग जाते हो, ये सही नहीं है। आपको अगर सोचना है तो 4 से लेकर 4.25 तक सोचें, और आप ये सोचें कि आप अगर 2 महीने या 1 साल या 2 साल पुरानी अगर वही थॉट्स बार बार आ रही हैं तो वो आपको डैमेज कर रही हैं। उसको सोचना कम करें, और उसकी एक टाइमिंग रखें कि उसके बारे में बार बार नहीं सोचना, उसकी एक टाइमिंग फिक्स करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस सोच को ख़त्म कर दें और अपनी ज़ात को देखें। क्योंकि अगर आप मेंटली डिप्रेशन में हैं, अगर आपको मेंटली इश्यूज आते हैं, तो वो पुराने थॉट्स, पुरानी सोच और ऐसे इंसान के साथ अप एंड डाउन हो जाते हैं। कोई भी फैसला होता है वो फिर बाद में जो पछतावा वो उसको ज़्यादा नुकसान देता है, अगर वो फैसला वक्ती गलत भी हो, मगर ये कि उसको आगे बढ़ना चाहिए हर चीज़ को भूल कर। ये लड़कियों लड़कों को बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने की वजह से अक्सर वो जिम की तरफ रुख करते हैं। तो ये क्या वाकई में हल है ये जिम एक्सरसाइज डिप्रेशन का? जी बिल्कुल हल है, क्योंकि उससे ये होगा कि वो वर्कआउट करेंगे, वो उनको ये होगा कि जब उनके पर डे मसल्स में चेंजिंग आएगी, उनकी बॉडी में चेंजिंग आएगी, तो वो उनको अपनी ज़ात से फिर प्यार होना शुरू हो जाएगा। उससे ये होता है कि डिप्रेशन नहीं, ज़ात से प्यार होना एक चीज़ तो समझ में आती है कि आपकी बॉडी अच्छी होगी तो आपको अपना आप अच्छे लगेंगे, लेकिन वैसे जब आप जिम जाते हैं तो आपका डोपामीन रिलीज होता है, आपके दिमाग में जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? राइट मूवमेंट जो आपको एक्सरसाइज के बाद जो है वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। जी डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना, सबसे पहले इंसान अपनी ज़ात को इग्नोर करना शुरू करता है, सबसे पहले इंसान अपने आप को कोसना शुरू कर देता है। तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। इसके ऊपर फिर वो लोग मेडिसिन पे चले जाते हैं, और वो यंग लड़कियां लड़के जो जिनकी मेडिकेशन है, जो फिर 6-6 महीने लगातार वो ये चीज़ें यूज़ करें, हालांकि उनको फल खाने चाहिए। ठीक है, और फिटनेस तो एक वो तो अलग डिपार्टमेंट है कि फिटनेस आप कर रहे हैं, आप पर डे करें, वो आपको रूटीन में रखनी चाहिए। और जो ज़्यादा डिप्रेशन वाले लोग हैं वो कोशिश करें कि मॉर्निंग हाइकिंग करें, फजर के बाद वाली हाइकिंग, ये ट्रायल 5 पे चलें, ट्रायल 3 पे चलें, थोड़ी सी हाइकिंग कर लें, फ्रेश एयर होगी, चश्मे हो गए, तो ये सारी चीज़ें। मगर सबसे जो ख़तरनाक इस दौर में जो अलार्मिंग सिचुएशन बन चुका हुआ है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज़ हैं। मैं नाम नहीं लूँगा कि 16 साल की बच्ची भी मेरी स्टूडेंट कल मेरे पास आई हैं जो कट्स लगा रही हैं अपने को। सिर्फ क्या है कि वो एक सोच उनका ऐसी बन चुकी हुई है कि जनाब मेरी कज़न ने मुझे ये बोला तो क्यों बोला उसने,
इस छोटी छोटी बातों में भी एक दूसरे को इखलाक टॉलरेंस आप जी में आ जी गई, ठीक वो है। होना चाहिए। अच्छा अली, यूजुअली हम ये समझते हैं कि जब हम वेट गेन कर लेते हैं, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके बाद ही हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए। क्या नॉर्मल लाइफ में भी, मतलब अगर आप नॉर्मली हेल्दी हैं तब भी आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? मैम तब भी करनी चाहिए। अगर आप जिम में नहीं जा रहे हैं तो कोई भी लड़का है, अगर 15 साल का लड़का है या 20 साल का लड़का, वो घर में पुशअप शुरू कर ले। ऐसी यूट्यूब पर ऐसी फिटनेस की वीडियो मिल जाएंगी, वो घर पे भी कर सकते हैं। मगर पर डे अपनी ज़ात को वो बच्चे देखे, 15 साल से लेकर 25 साल, और हर बच्चा देखे अपने आप को, क्योंकि वो जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है। जब वो बड़ा हो रहा है तो उसके वालिदैन उसको पालते पालते खुद बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनको पर डे एफर्ट खुद करनी पड़ेगी। अगर वो पबजी 4 आवर देख रहे हैं, वो भी गलत है उनके लिए। तो वालिदैन जिस तरह कमा के उनके लिए लाते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का एहसास 15 साल की एज में हो जाना चाहिए। अगर 15 साल की उम्र में एहसास करेंगे तो 20 साल की उम्र एक अच्छा टैग होगा और एक अच्छी लाइफ होगी। और सर आपकी तरह रोल मॉडल बन के सारे बैठे होंगे, हमने अपने आप को देखा आपको, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नजम की तारीफ हो रही है, नजम खुश। थैंक यू सो मच अली रज़ा फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई होप कि ये उम्मीद भी है और ये यकीन भी है कि हमारे तमाम तर दोस्त जो है ना वो फोकस हो जाएंगे ज़रा फिटनेस की तरफ, क्योंकि आज से 3 साल पहले तक मैं भी बिल्कुल नहीं था किसी भी इस किस्म की जर्नी में फ़िज़िकल फ़िटनेस की। लेकिन जब से मैं आया हूँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो हल हुई हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब अपनी सेल्फ को टाइम देते हैं ना, तो आप वो कर सकते हैं जो आपको बिलीव भी नहीं होता कि ये जो है ना आपके अंदर अचीवमेंट थी। मुझे रोशना को सुबह पाकिस्तान को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।